नमस्कार। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए जो वक्त आज है, उस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जहां हम लोग कल अंडर 19 में भारतीय टीम के जश्न में मशगूल थे, अंडर 19 में जिस तरह से भारत का प्रदर्शन रहा है उसके बाद सारा हिंदुस्तान खुश था, वहां सुबह के वक्त आई उस खबर ने आज पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। मेरे ख्याल से उनके जाने का जो दुख है वो दुख सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं है, बल्कि दुनिया के जिस भी कोने में लोग रहते हैं वहां पर हिंदुस्तान की स्वर कोकिला के जाने का दुख इस वक्त पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। लोग मना रहे हैं और वो लोग मना रहे हैं जिनके जहन में खुमारी थी सिर्फ उस आवाज़ की, जिस आवाज़ को शायद हम सब बहुत पसंद करते थे। अपने चैनल के माध्यम से उनके जाने पर हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और हिंदुस्तान की स्वर कोकिला को आज हमने खोया है, लेकिन उनकी आवाज़ उनके गानों के माध्यम से वो सदैव हमारे जहन में जिंदा रहेगी। और मेरे ख्याल से जो अल्फाज और जो गाना उन्होंने गाया था जिसमें कहा था कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, और वो हकीकत है, ज़माने में नहीं बल्कि सदियों में जब तक दुनिया रहेगी तब तक लता मंगेशकर के गानों को लोग सुनते रहेंगे और कानों में सदैव वही आवाज़ गूंजती रहेगी, हम सबके जहन में रहेगी। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उस स्वर कोकिला को, जिस स्वर कोकिला को हम सब बहुत सुनना चाहते थे। बच्चे से लेकर बुजुर्ग हो, हर कोई उन्हें पसंद करता था। और लोग तो कहते हैं कि हर जनरेशन की एक अपनी पसंद होती है, लेकिन मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की स्वर कोकिला इकलौती ऐसी आवाज़ थी जिनके लिए कोई जनरेशन गैप नहीं था। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई उन्हें सुनना पसंद करता था। उनके जाने का दुख आज हिंदुस्तान को है और मुझे लगता है कि शायद अल्फाजों में वो दर्द बयां करना मेरे लिए मुश्किल है। और आज संडे का दिन है। संडे के दिन अमूमन पिछले बरस तक हमारी जो परंपरा रहती थी, हम लोग बागवानी के इरादे से घर से बाहर निकलते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं और साथी त्रिलोक ठाकुर आज इस वक्त हम लोग वापस एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां से हमने बागवानी से जुड़ी बहुत सारी स्ट्रीम्स आप तक पहुंचाई है, क्योंकि इस बगीचे में आपको सीखने को वो सब मिलता है जो एक बागवान के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन आज संडे का दिन है, मैं बिल्कुल घर के कपड़ों में हूं और जब भी आप बागवानी करें तो मुझे लगता है कि आपको इसी ड्रेस में रहना बहुत ज़्यादा बेहतर है। मेरे पीछे वही चेहरा आपको नज़र आएगा इस वक्त, वो फिर वापस एक बार आज काफ़ी सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी ज़रूरतें इस वक्त हैं बागवानी से जुड़ी हुई, और उनको पूरा करना जो है वो शायद मुझे लगता है कि अकेले व्यक्ति के लिए मुमकिन तो नहीं है, लेकिन कम से कम गाइडलाइंस तो ज़रूरी है जो अक्सर वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आपसे साझा करते रहते हैं। पहली जो चीज़ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, आज पहले इक्विपमेंट से हम लोग आपको रूबरू करवाएंगे और उसके बाद फिर बागवानी से जुड़ी आज की जो ख़ास जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, प्रैक्टिकल ऑफ ग्राफ्टिंग, यानी आपके बगीचे में सच में ग्राफ्टिंग कैसे होनी चाहिए और सक्सेसफुल कैसे होती है, बड बैंक क्या होता है और कहाँ से आप बेहतर वैरायटी को चूज़ कर सकते हैं और किस पौधे के लिए कौन सी वैरायटी ज़्यादा बेहतर है, इन तमाम चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। डिम्पल पांचटा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, और आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट सदैव बनी रहे, हम तो यही चाहते हैं। धन्यवाद नंदन जी, और जेवीएन विजन टीवी भी बधाई के पात्र है कि जो लोगों, हम तो कर ही रहे सोशल वेलफेयर का काम, और आप भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये जानकारियां पहुंचा रहे हैं, जिससे शायद आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छा चेंज की ओर हम अग्रसर है इस वक्त हमारी सारी एप्पल इंडस्ट्री। और मुझे लगता है कि वही चेंज हमें ना गालियां भी बहुत पड़वाएगा डिम्पल जी, और मुझे हम लोगों को तो उत्सुकता रहती है, क्यूरोसिटी रहती है कि हम लोग जाने की क्या क्या ज़रूरी है। मैं पहले आज इक्विपमेंट जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब वहाँ से निकला था तो मैंने कहा कि ये छोटा सा बैग आपके पास है, लेकिन जब इस बैग को हमने
मैंने निहारा तो इसमें बड़ी सारी चीजें निकल कर सामने आई है। एक एक करके डिटेल में हमारे बागवानों को आप बताएं कि आपके इस बैग में क्या क्या है और वो सामान कितना जरूरी है एक ऑर्चिडिस्ट के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने नंदन जी। तो मैं बागवान भाइयों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप ऑर्चर्ड में जाते हैं आपकी पहचान एक बागवान की होनी चाहिए। वो पहचान आपके पहनावे से दिखती है कि आप काम करने के इरादे से गए हैं। और जब आप बगीचों में जाते हैं तो आपके पास अब आप कुल्हाड़ी कस्सी लेके तो साथ चलेंगे नहीं, अब या एक लेबर साथ आनी पड़ेगी। आपको किस वक्त कौन सी चीज की जरूरत पड़े तो उसके लिए आपके पास एक टूल किट होनी चाहिए। किसी भी गाड़ी हम खोलते हैं, अगर आपके पास पन्ना और वही नहीं है तो आप तो टायर भी नहीं खोल पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो हाथ से तो नहीं खोल पाएंगे। तो आपके पास टूल्स होना बड़ा जरूरी है। जितना महत्वपूर्ण किसी वर्कशॉप में है अपनी गाड़ियों के, वैसे ही हमारे ऑर्चर्ड के लिए भी एक छोटा टूल्स है जो आपके बैग में होना चाहिए। आप देखें कि ये बहुत ही छोटा सा बैग है और इसकी वजन मुझे नहीं लगता कि 1 किलो भी होगा। बिल्कुल सही। इसके अंदर सारी वो चीजें हैं जो बागवानी में करते हुए आपके बगीचे में जो इस भी चीज की जरूरत है वो। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये डिस्क है एक जी, ये फॉरेन से आई है, हमने इसको कॉपी किया है। हमारे बीच हमारे गुरु लक्ष्मण ठाकुर जी दुल्टा जी हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने एक डिस्क लाई थी जिसको हमने पीजीए ने एक इसको कॉपी किया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज है वो कितनी पैशनेट है अपने काम को लेके, वो किस तरीके उनके काम करने का तरीका क्या है। बिल्कुल। तो जो ये डिस्क है ये फ्रूट थिनिंग डिस्क है जी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपने लक्कड़ तैयार किया, वुड तैयार किया है पौधे में जी, उसकी कैपेसिटी कितनी है फ्रूट की। अच्छा। आप फ्रूट थिनिंग देखते होगे कि कितने रखे दाने, ये किसको पता है। बिल्कुल तो सही। वो लोग इधर जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है मैम, उससे आइडिया लगाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। जी जी। जो हमारे पास ये ब्रांच है, आप देखेंगे ये वुड बन चुका है। हम देखेंगे कि यहाँ से ऊपर कितने फ्रूट इसमें कैपेसिटी हो सकती है जी। तो जैसे मैंने ये फसाया, आप देखेंगे ये 14 mm है जी। ये मतलब इसकी जो मोटाई है वो मोटाई 14 mm है। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही आप देखेंगे F9 जी। मतलब इसमें आप जो फ्रूट है वो 9 दाने आप ले सकते हैं इस एक ब्रांच में। बिल्कुल सही बात तो है। वैसे ही अगर हम किसी और ब्रांच की बात करें, अगर मोटाई की बात करें, आप यहाँ देखिए जो ये मोटाई है ये लगभग 28 mm के करीब है और F37 मतलब ये 37 फ्रूट लेने की कैपेसिटी रखता है ये वुड। मतलब अगर ये ग्राफ्ट ना हुआ होता तो इससे आगे जो आपका टहना निकला था, इससे वो जो वुड तैयार हुआ था वो जो है आपका 37 फ्रूट्स के लिए वो जो टहना है, मतलब इतनी जो मोटाई वाला है वो 37 जो फ्रूट्स। ये नई चीज हमने भी आज देखी है पांचटा जी। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े पांचटा जी, मेरे साथ जो है बहुत सारे लोग आज यहाँ हैं। मैं मेरी स्क्रीन पर आपको एक और चेहरा नजर आ रहा होगा, ये संजीवनी सहारा समिति के अध्यक्ष हैं और गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और लोगों की सेवा से हटकर आज गोपाल चौहान बागवानी के लिए हमारे साथ हैं। आपका यहाँ कैसे आना और क्या वजह आज है? जी बिल्कुल, मैं भी एक बागवान हूँ जी, और बागवानी से संबंधित जानकारी लेने हम यहाँ डिम्पल भाई के पास आज पहुंचे हैं। मतलब आप भी डिटेल में आज जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो आपके बागीचे के लिए जरूरी। बड़े सारे लोग हमारे साथ हैं, सबको मैं अच्छा, चौपाल से कौन है? से भाई साहब आए हो, ये नावर से। अच्छा, मतलब अलग अलग इलाकों से आज लोग यहाँ हैं, वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ लोग चौपाल से हैं, कुछ लोग नावर से हैं, कुछ लोग रोडू से हैं, तो कुछ लोग लोकल भी हैं। पांचटा जी हमारे से लोकल हैं। पांचटा जी, वो जो डिस्क है वो आप, मैं चाहूंगा कि वो डिस्क आप एक बार दिखाएं वापस। तो ये अगर हम लोग इसको चाहें कि इसको अवेलेबल कैसे होगा, अगर कोई व्यक्ति जो है वो चाहे इसको अवेल करना अगर चाहता है? जो हमारी पीजीए प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन कोऑपरेटिव है जी, एनजीओ है जी, उसका आउटलेट खड़ा पत्थर में है, वहां पर ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ डिम्पल जी, अब सवाल जो है वो अब आप देखिए, इसमें लिखा है F19 यानी 20 mm का जो वुड है उस पे आप 19 दाने जो है वो आपको रखने हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता ही देता हूँ आपको। जो इसमें सबसे छोटा दिया गया है वो 8 mm का दिया गया है। 8 mm में आप 3 दाने रखेंगे, 10 mm में आप 5 दाने रखेंगे, 12 mm में आप 7 दाने रखेंगे, 14 mm में आप 9 दाने रखेंगे, 16 mm में आप 12 दाने रखेंगे और 18 mm में 15 और 20 में 19, 22 में 23, 24 में 27 और 26 में 32 और 28 में 37। मैं एक सवाल मेरे जहन में ये है, मान लीजिए अगर ये जो डेस्क है इसके जो नॉर्म्स है अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, इसके हिसाब से अगर फ्रूट थिनिंग नहीं होती है
तो क्या नुकसान है बागवान को? बिल्कुल, ये बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों की आज दुविधा क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे बागवान ये सोचते हैं कि भाई हमारे बगीचों में जो सेब लग रहा है या फल लग रहा है उसमें साइज नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है जब आप ओवर क्रॉपिंग पे जाते हैं जी तो आपके साइज नहीं आता है जी। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी जो वुड की मोटाई है वो कितने फ्रूट को लेने की कैपेसिटी रखती है जी। और जब आप उस हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली आपके पास अच्छा गुणवत्ता का सेब भी पैदा होगा और अच्छा साइज भी आएगा आपके पौधे में। जी तो ये साइज के विषय में फ्रूट थिनिंग का सबसे अहम रोल है, जबकि हमारे बागवान दौड़ लगाते हैं दवाइयों पर। जी बिल्कुल सही बात है। तो हर चीज का इलाज दवाई नहीं हो सकता, आपको समझनी पड़ेगी ये बातें कि जो कैपेसिटी एक प्लांट की वो कितनी है और हिसाब से आपको फल लेने पड़ेंगे। अगर आप ओवर क्रॉपिंग लेंगे तो डेफिनेटली आपका साइज छोटा आएगा। दवाइयों का रोल भी होता है, मगर उस बारे में आप और हम बहुत बार बात कर चुके हैं। न्यूट्रिशन पे, सॉइल मैनेजमेंट पे या स्प्रे सारणी पे हम हर तरह से बात करते हैं, मगर सबसे बड़ा रोल जिस चीज का है वो है आपका फ्रूट थिनिंग, और जिसके लिए आपको बड़ा तैयार होना पड़ता है। फॉरेन में फ्लावर की भी थिनिंग होती है। अच्छा हाँ, ऐसे केमिकल्स है, पीजीआर है उनके पास जो फ्लावर को ही थिन कर देते हैं। तो जब आपकी फ्लावर थिनिंग होगी उसके बाद जो 2-3 बार वो केमिकल थिनिंग भी कराते हैं फल की, उसके बाद जो बचता है फिर उसको मैनुअली करते हैं, क्योंकि वहां पर लेबर बहुत ही महंगी है। हमारा बागवान थिनिंग से डरता क्यों है? फ्रूट थिनिंग से क्या वजह आपको लगती है? बेसिकली जो मैं समझ पाया हूँ, हमारे लोगों को जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव है। हमारी दौड़ सिर्फ सेब लगने तक ही रह गई है कि सेब लगने चाहिए, और जिनके लगते हैं वहां पर हर परिवार में एक जनरेशन गैप है जी। मैक्सिमम मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही है, बहुत सारे लोगों के, आप लोगों के साथ भी हुआ ना, जो अगर कोई जाता हो ना तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं लोगों के लगे नहीं है और हम काट रहे हैं। अरे वाह, तो जो ये चीजें है ना जी, ये कहीं ना कहीं डिस्करेज करती है, क्योंकि जो हमारी जो जनरेशन गैप है वो तो हमेशा रहेगा, क्योंकि उनको नहीं है इस चीज की समझ। वो सोचते हैं कि भाई लगा, जबकि आप समझो अगर आज एक हमारा 15 पेटी का रॉयल का पौधा है जी, आप उसमें फल ले रहे हैं जी, तो सिर्फ 5 ही पेटी आपकी अच्छी क्वालिटी की आती है जी। अब लार्ज का दाना होगा तो 100 दाने में पेटी भर गई, और अगर आप सेपरेटर, यहाँ तो अब 7 लेयर 8 लेयर की बातें आ गई, जिसमें 400 दाने एक बॉक्स में चले जाते हैं। बाद में पिट्टू साइज रहता ना, वो खर्चा तो वहीं पर रह गया बागवान का, मगर वो ना अच्छे पैसे कमा पाता है और ज्यादा के चक्कर में वो सारी चीजें तबाह कर देता है, और अगली साल की क्रॉप भी डैमेज होती है। क्योंकि जो रिटर्न ब्लूम है वो तब आएगा जब आप उसमें रखेंगे स्कोप कहीं पे फूल आने का। तो अगर आप सारे बट से एक साल में ही फूल ले लेंगे, थिनिंग नहीं करेंगे, ओवर प्रेशर डालेंगे एक प्लांट पे, जबकि हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम तुक्का बेस्ड है, मतलब आइडिया से हम न्यूट्रिशन डालते हैं। कोई मशीन नहीं है हमारे पास, या वेदर स्टेशन नहीं है, या ऐसी हमारे पास सर्च सेंटर्स नहीं है, या ऐसे साइंटिस्टों की टीम नहीं है, या प्रॉपर वे में आपको गाइड कर सके कि कितना चाहिए। अब वेस्टर्न कंट्री में हम बात करें तो रूट स्टॉक पे हाई डेंसिटी हो रही है, हर 10 दिन में वो भोजन देते हैं पौधे को। और हमारे यहाँ का कल्चर है, एक बार आप दिसंबर में डालेंगे, उसके बाद आप मार्च में डालेंगे, उसके बाद अगले साल उसकी बारी आनी है। जबकि भोजन की जरूरत हो एक पौधे को, जो भी हमारे पोषक तत्व है 16-17 तरह के, वो उसकी जरूरत तो पूरी साल रहेगी उसको। चलो अभी डॉर्मेसी में नहीं रहेगी, जो हमारे 3-4 महीने जाते हैं, बाकी तो पूरी साल है। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि भाई हम न्यूट्रिशन के हिसाब से भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं, और साथ के साथ आप थिनिंग से एक अच्छा क्वालिटी फ्रूट तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब आगे जो है आपकी किट को आगे हम लेकर जाएंगे, इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो ऑलमोस्ट होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरे पास बहुत ही छोटी सी एक आरी भी है इसमें जी, आप इसको देखिए, इसका वजन मुश्किल से 20 ग्राम भी नहीं होगा जी, और ये बड़े इजीली आ जाती है। और जो इसकी लंबाई है, इतना एक मोटा ये टहना काट देती है। अभी आपके सामने में कलम करते हुए जब काटेंगे तो आपको उसको दिखाएंगे, और कितना शार्प कट है। ये कोई 4 साल से मेरे पॉकेट में पड़ी है। बिल्कुल सही। और गोपाल जी के हाथ में इस वक्त आरी आपको नजर आ रही होगी, और बहुत सारे लोग तो कहेंगे ये आरी से ज्यादा तो चाकू नजर आ रहा है, लेकिन आप देखें तो मेरे ख्याल से और काफी तीखापन जो है वो इसमें है। चलिए गोपाल सर, अब आपकी बारी है पूरी टूल किट संभालने की। उसके साथ साथ आप एक कैंची देखेंगे, बिल्कुल छोटी सी है,
जी। जब फर्स्ट टाइम मैं इसको लेके आया था तो लोग बोलते थे फूल काटने वाली कैंची कहाँ से ले आई, जबकि ये बिल्कुल मेरे को लगता है 150 ग्राम के आसपास होगी इसका वजन। जी। तो इसको आप कभी भी जेब में, कई बार फोन के साथ ही गुम हो जाता है कि कौन सा हुआ है, वेट नहीं है जिसमें। और बिल्कुल सही बात है। और बहुत अच्छा, इतनी पुरानी ये है, आज भी आप देखेंगे बाल भी काट रही है, बहुत साल प्रूनिंग करने के बाद भी आज भी ये आपके हेयर तक काट रही है, आप देखेंगे इसमें। नहीं तो ये इसकी मजबूरी है काटना, डिम्पल पांचटा की कैंची है ये। नहीं। ये मतलब इसमें कमी तो फिर नजर नहीं आनी चाहिए। चलिए ये देखिए आप गोपाल भाई, बहुत छोटी सी कैंची है। और एक आपको ये चाकू भी दिखा गया, ये भी हमने इंपोर्ट किया था जी। फॉरेन से, और ये ग्राफ्टिंग नाइफ है, यहाँ नहीं मिलता ये जी। और आप देखेंगे इसका ग्रिप, और ये बहुत ही मतलब अभी तक मैंने भी अपने इंडिया में इस तरह का नाइफ नहीं देखा जी। अच्छा। बहुत ही अच्छा ग्राफ्टिंग टूल है आपके पास, जितना मोटा भी हो उतना काट देता है ये। और मुझे लगता है कि इसका जो वजन है वो पीछे हैंडल में ज्यादा वजन हैंडल है में जी। और इसे ये आप देख सकते हैं गोपाल भाई, आप एक्सपीरियंस कीजिए, आप भी बागवान हैं। और ये एक आरी जो आपकी कैंची अगर कभी धार खो देती है उसको शार्प करने के लिए, ये अच्छा। पत्थर है ये। अब किस चीज का बना है, ये भी इंपोर्टेड है, ये मेड इन जापान है, ये सारी ये जापान के टूल है, ये यूएसए मेड है और ये जापानीज है, तो ये भी जापान का है। इसको आप साथ रखें। मतलब ये जो स्पेशल आपने ये भी इंपोर्ट करवा रखा है? हाँ जी, ये वैसे लाते तो शॉपकीपर्स है, मगर जिसके भी थ्रू भी आता है ये हमने उन्हीं के थ्रू करवाया। ये आपके पास एक लेंस है जी। जिससे आप पत्तों के ऊपर कोई ऐसी चीजें जो आपको दिखने, जितना भी विजिबल हो सकता है, अगर आपके पास ये नहीं, आप फोन का कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमारे बैग में है। और इसमें एक टेम्परेचर भी है कि आज का टेम्परेचर कितना है, इसमें टेम्परेचर की जरूरत क्या पड़ती है पांचटा जी? टेम्परेचर आप जब आप स्प्रे कर रहे हैं जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी ह्यूमिडिटी कितनी है। बेसिकली ये तो हमारा एक मौसम से संबंधित है, वैसे तो वेदर स्टेशन होते हैं इसके लिए एग्जैक्ट, क्योंकि आज इस तरह के आपने बागवानों ने सुना होगा रिम्प्रो सिस्टम एक बायर का चला है, तो आज वेदर स्टेशन हमारे पीजे में लगभग मेरे हिसाब से 60 फार्मर ने अपने वेदर स्टेशन इंस्टॉल खुद कर चुके जी, कर दिए जी। और उस पे सारा डाटा बेस्ड है, उस पे आपको पूरा डाटा आएगा कि यहाँ तक कि इतना आइडिया हो जाएगा कि मॉइस्चर कितना आपकी सॉइल में। अच्छा, मतलब वो जरूरी क्यों है? जरूरी में वो तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जी जो अभी हमारी जो अगला स्टेप रहेगा, रूट रॉट वगैरह बहुत बड़े इश्यूज है, उसका बड़ा सीधा संबंध उस चीज से है। तो जो हमारे वेदर स्टेशन है उससे आप स्प्रेज का आइडिया लगा सकते हैं जी। उसका एक डाटा बनता है और उसकी अपडेट होती है, पूरे साल का डाटा बनेगा सारे उसके कि कितनी ह्यूमिडिटी है, कौन सी बीमारी आने के चांस है, सारा उस पे पूरी डिटेल मिल जाती है आपको। अगर आप एक साल में 10 स्प्रे करते हो तो डेफिनेटली अगर आप वेदर स्टेशन के साथ काम करते हो तो मेरे हिसाब से वो 4 और 5 तक आने की पूरी हुआ है। नहीं तो हम बिना मतलब के ही, क्योंकि जो फंगस है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मल्टीप्लाई होता है, कौन सी बीमारी आने वाली है, कौन सी आपको एक इंडिकेशन दे देती है। और वेदर स्टेशन बहुत ही जबरदस्त चीज है, एक बहुत जबरदस्त चेंज आने वाला है इंडस्ट्री में। और जबकि होना ये चाहिए था कि हमारी सरकारों को इस चीज पे काम करना चाहिए था, मगर हमारा बागवानी महकमा, यूनिवर्सिटी, सरकारों का उदासीन रवैया रहा है आज तक हमारी इंडस्ट्री को लेके। कोई ऐसा जो आज ये इंडस्ट्री है और आप और हमारे जैसे बागवानों की अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत ही सपोर्ट मिल पाता है, मगर जो अगर हमने कम्पिटिट करना है बाहरी देशों से तो हमारे को टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मतलब अभी काफी पीछे हम लोग हैं, अभी तो बहुत ही ज्यादा पीछे है हम लोग जी। तो हमें ये सारी चीजें देखनी होगी कि हमारे को किस किस चीज की जरूरत। तो मतलब ये जो है ये आपको एग्जैक्ट जो है पूरा डाटा जो है ये आपको डिटेल्ड आउट करता है। और इसको आप चाबी में भी आप की उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ इसके अंदर एक फिर से एक लेंस है जी, लेंस भी इसमें अवेलेबल है, छोटी मोटी चीजें आप ऐसे देख सकते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कंपास भी इसमें अवेलेबल है जो आपको दिशा का ज्ञान कराता है प्लांटेशन करते हुए। आजकल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई पौधे कैसे लगाए, ये सवाल भी एक हमारे जहन में था पांचटा जी, और आपने, मुझे लगता है कि दिशा के बारे में भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो बागवान है इस वक्त जो है प्लांटेशन वो कर रहे हैं अपने बागीचों में। और इसमें साथ के साथ एक विसल भी है। अच्छा। और ये इतनी तीखी विसल है कि अगर हम इसको यहाँ बजाते हैं तो हमारे कान में भी झंझनाहट होती है,
मतलब जो रीच होती है कान के सुनने की, उससे भी ऊपर की तीखी आवाज देता है। मतलब यहाँ से जो सामने जो एरिया हमको नजर आ रहा है वहां तक वहां आवाज तक आवाज पहुंच जाएगी इसकी। और इससे आप जैसे आपके तोते वगैरह आते हैं, उनको भगाने में ये बड़ी, मुंह तो थक जाएगा आपका सीटियां मार के, जी। तो आपके पास ये ऐसे टूल्स है जो आपके पास। मतलब रोनी सर हमारे साथ आज अभी है नहीं अवेलेबल, थोड़ी देर में शायद पहुंच जाए, लेकिन अगर उनको घर को आपने आवाज जो है यहाँ से लगानी है तो कहीं ना कहीं पांचता जी के लिए ये विसल बड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल आप इसे कह सकते हैं कि जो इस्तेमाल में आ सकता है। आगे चलेंगे पांचता जी, और आपकी किट में क्या रहता है? साथ मेरे पास एक स्विस आर्मी नाइफ है जी इसमें आपको इतनी तरह की चीजें मिल जाएगी कि कम से कम 10 तरह की। जी, इसमें आपको कलम करने के लिए एक छोटा, या कोई चीज काटने के लिए एक चाकू, जी, और उसके साथ साथ एक छोटा सा और एक शार्प है। इसे आप जो प्लास्टिक वगैरह ग्राफ्टिंग का रह जाता है उसको हम इससे काटते हैं। जी। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारी एक फिर से एक आरी आ गई यहाँ पे। अच्छा, ये भी बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इसमें भी काफी पैनापन मुझे नजर आ रहा है। काफी पैना पर इतना आप इससे टहना भी काट सकते हैं। और ये बेसिकली ये नॉचिंग के लिए, जो प्लांट में आप टहनियां निकालते हैं फेदरिंग, जी, तो जब आप पीजीआर या कोई और चीज लगाते हैं। गोपाल जी वो जो आपने सवाल पूछा था कि ये टहनियां कैसे निकलती है, तो ये जो इसका बड़ा चाकू रोल है है। लगभग ये ना बहुत ही एग्जैक्ट है जितना हमारे को चाहिए होता है। अगर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो ये लोहे काटने वाली आरी होती है एक्सा ब्लेड, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अच्छा जी, ये भी इसमें अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आपको कहीं पर अगर ये कैंची भी है, जिसमें ये मतलब आपके कोई ऐसी चीज है जहां आपको इसकी जरूरत है, छोटी मोटी धागा काटना या कोई ऐसी चीज है, बेंडिंग करते हुए जब आप उसको थ्रेड से खींचते हैं तो जो स्पेयर बच जाता है तो उसको काटने के काम ये आता है। इसमें सारे टूल्स है जी। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको कहीं पर ये एक ओपनर है कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए। मतलब बागीचों में अगर पार्टी भी करनी है तो ये सारी चीजें इसमें जो है अंत में ये भी आपके काम आएगा। और इसमें आपके पेचकश भी है एक जी। और इसमें बहुत सारी चीजें है जी। एक वायर कटर भी आता है इसमें जी। ये वायर कटर है। आप एक केन होते हैं उसको खोलने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, आगे से शार्प होता है ये, इस तरीके से पूरा केन को काट देगा। मतलब जो आपका स्प्रे के लिए दवाइयों का जो बॉक्स आता है उसके मतलब कहीं ना कहीं जरूरत, बहुत सारी चीजें जिसमें एक हुक भी एक ऐसा दिया गया है, अगर कोई चीज आप कैरी हाथ में उठाते हुए थक जाते हैं, कोई कट्टा है, तो आप इसको ऐसे यूज करके इसको उसमें हुक करके घसीट के आप किसी सामान को ले सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग है। और इसमें और भी है बहुत सारी चीजें। तो और उसके साथ साथ आपको इसमें एक टूथपिक भी दी जाती है। और इसके साथ साथ इसमें एक ये जिससे आप कहते हैं प्लक्कर टाइप जो होता है, प्लक्कर, ये इसलिए इस्तेमाल होता है अगर बगीचों में आप कभी आप काम करते हो, आपको एक कांटा चला गया तो आप कैसे निकालेंगे, अरे वाह, ये आपके काम आएगा। और इजिली ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत बार हम इसके निकालते हैं और ये बड़ा काम की चीज है जी। ये गोपाल जी आप अपने बैग में डाल दीजिए, ये आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। फिर हमारे पास अमूमन आप ये चीज देखते होगे, ये भी प्लास्टिक काटने के लिए जो कलमों में, हाँ बिल्कुल तेज जो है, काफी तेज ये होता है, धारदार काफी है ये। और ये भी हमारे एक एल की टाइप है, कोई इसमें मतलब जितने इंस्ट्रूमेंट इसमें है सब काम के हैं, सब काम के जी। आपके ऑर्चर्ड में मशीनों के काम आ सकते हैं। ये मुझे लगता है कि स्क्रू ड्राइवर की तरह काम करेगा ये। अगर आप देखें तो लोग जी इसे आप एक बार गौर से देखिए, ये बिल्कुल आपकी मशीन में कोई दिक्कत आ गई तो उसे आप खोल सकते हैं, सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ये है जी बड़ी एक नई चीज, यूनिक चीज, ये है पैराफिल्म बोला जाता है इसको जी। ये बेसिकली चिप ग्राफ्ट और आपके जो ग्राफ्टिंग करते हैं उसमें लगाने के काम आती है। इसकी खूबी क्या है, बहुत सारे बागवान हमारे यहाँ ऐसे है जो अब्सेंटी फार्मर है जी, जो ग्राफ्टिंग तो कर देते हैं मजदूरों से, मगर बाद में जब प्लास्टिक खोलने की बारी आती है तो भूल जाते हैं कि कहाँ की है या कौन काटेगा या लेबर के डिपेंडेंट है। तो ये एक ऐसा इस तरह का पैराफिल्म प्लास्टिक है जिसको आप ग्राफ्ट के बाहर जब लगाएंगे ये ऑटोमेटिकली ही गल के खत्म हो जाएगा इन्वायरमेंट में। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये प्लास्टिक ऐसा है कि जो इन्वायरमेंट को खराब नहीं करता और ये डिकम्पोस्ट हो जाता है खुद ही। मतलब सीधा सीधा मैसेज ये है कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसको देखते हुए आप इस तरह के जो चीजें हैं इसका इस्तेमाल करें ग्राफ्टिंग के लिए। इससे क्या प्लास्टिक से मैक्सिमम ग्राफ्टिंग ना टूट जाती है, वो गंठ पड़ जाती है वहां पर और ब्रेक हो जाती है आपकी जी। जब आप इसको लगाएंगे इससे नहीं टूटेगी कलम। अच्छा, हाँ, ये ऑटोमेटिकली ही खुल जाता है। अगर आप इसमें चिप ग्राफ्ट करते हैं तो ये 24-25 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, अरे खत्म हो जाता है। क्या बात है।
तो मुझे लगता है शायद कंप्लीट है, अभी भी कुछ बाकी है। अभी बहुत सारी चीजें। ये बैग इतना छोटा है लेकिन इसमें बड़ी सारी चीजें हैं। एक ये आपको अमूमन हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा। आजकल बहुत सारे लोग इस पे रहते हैं कि भाई जब आपकी गलम देते हैं किसी को, तो एक टैग सिस्टम की आपकी वैरायटी किसके ऊपर। हाँ बिल्कुल ये सही। बड़ा इजी सा चीज है जी, ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है। आप इसको जैसे ऐसे निकालेंगे और एक ब्रांच के ऊपर कहीं भी पर भी आप इसको इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिक्स हो गया जी। और इसके साथ साथ आपको एक इसके ऊपर मार्कर मिल जाएगा जी, और आप इसके ऊपर कोई भी मेंशन कर सकते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है। अरे वाह, ये बढ़िया चीज है। और ये आज हमारे काम आने वाला है। और चलिए। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है जी, जो आज एक मिसिंग है मेरे पास। एक छोटा सा मेरे पास स्प्रेयर होता था इस किट में, वो आज मैं घर में भूल गया हूँ। वो सैनिटाइजर था। अच्छा। H2O2 जो हमारे टूल्स है, जब एक पौधे की प्रूनिंग या ग्राफ्टिंग होगी उसके बाद ये सारे टूल्स सैनिटाइज हो गए। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सैनिटाइजर है वो सिर्फ कोरोना से बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, एक आपके बागीचों में भी सैनिटाइजर इस्तेमाल होता और है। कभी भी आप हाथ वाला इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बहुत ही हल्का सा होता है। और इसके लिए अलग से आते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है और एल्कोहल आता है एक 99% वाला, वो लैब में मिलता है आपको। मगर आज आपके पास एक और चीज दिखाऊंगा मैं, ये लाइटर जी। अब आप इसको इस्तेमाल गलत चीजों के लिए भी कर सकते हैं और अच्छी चीजों के लिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छी चीजों के लिए आप इसके आग जलाने के काम आपके आ सकता है। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर आपके पास आज ये अवेलेबल नहीं है, ये मैंने अपनी लेबर से अभी कलेक्ट करा, तो जो हमारा टूल है, कोई भी टूल है जिसको हम यूज करेंगे, उससे पहले हम इसमें एक फ्लेम देंगे। अच्छा, इससे ये सैनिटाइज होगा एक तरह से। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हल्का हैं। सा करके ये ऑलरेडी सैनिटाइज जला के आपने वायरस किल कर दिया। ये देखिए, आप बड़े काम आने वाला है। छोटी सी ये नई चीज एक सीखने को आज हमें मिली है कि आप जो है अपने लाइटर का इस्तेमाल भी सैनिटाइजेशन के लिए कर सकते हैं, टूल्स की मजबूरी में। मगर अगर क्योंकि लोहा ये ना जी खराब हो जाता है आग से ना, किसी भी फ्लेम से, तो इसलिए आपको H2O2 या अल्कोहल टाइप में होनी चाहिए आपके पास सैनिटाइजर, जो हमेशा साथ रहे जी। क्योंकि जो वायरस है आज सबसे बड़ा खतरा वायरस का है, ऑर्चर्ड में भी, आदमी के लिए नहीं। तो वो जो स्प्रेड होते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे में, वो टूल्स के माध्यम से होते हैं। हम उस पर भी बात करेंगे पांचटा जी की वायरस कैसे जाता है, लेकिन पहले मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन है ग्राफ्टिंग का, जिसके लिए हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं, बल्कि हम भी सीखना चाहते हैं। और त्रिलोक जी तो बहुत अच्छे बागवान हैं, जो हमारे कैमरामैन हैं, हमारे टेक्निकल एनालिस्ट है त्रिलोक ठाकुर। ये हमेशा अमूमन आपको अपने बागीचे में नजर आते हैं, हमारे साथ कम नजर आते हैं, क्योंकि जब भी इनको फोन करते तो एक ही बहाना है कि मैं अपने बागीचे में हूं। तो आज ये वो डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम आज देखना चाहते हैं। पांचटा जी बिल्कुल तैयार है, ग्राफ्टिंग का डेमोन्स्ट्रेशन। साथ में जी थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये क्लियर कर दो कि किस तरह की वो अभी हो जाएगा कि ग्राफ्टिंग कैसे करनी है। बिल्कुल सही बात है। टाइप है जी, या आपके लिए कौन सी बेहतर है जी, वैरायटी भी इसी में आ जाएगी। क्योंकि नहीं, आप चूज कैसे करें कि मुझे पहले ग्राफ्ट कहाँ करना है पांचटा जी, ये अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में एक तो डर ये है कि अगर मैं कितना मुझे मोटा जो टहना है वो कट लगा के मैं ग्राफ्ट करूं, इस पर क्या आपकी राय है? मैं डिटेल में थोड़ी सी आपको बात बताना चाहूंगा। एक चीज का आप सबसे पहले ध्यान रखें कि वैरायटी सिलेक्शन क्या है आपकी जी। मैक्सिमम ग्राफ्टिंग या तो आप नीचे एक साल में जो आपकी ग्राफ्टिंग रूट स्टॉक होगा उसके ऊपर करेंगे, वो तो आपके टंग ग्राफ्ट करो, चिप ग्राफ्ट करो, वो लोगों का अपनी मर्जी पसंद है कि कैसे करते हैं जी। सबसे बड़ा आज का जो इशू है, जो आजकल का सबसे सही समय है कि मैक्सिमम जो इंडस्ट्री जा रही है वो जा रही है टॉप ग्राफ्टिंग पे जी। लोगों को ये पता होना चाहिए कि टॉप ग्राफ्ट क्या है और फ्रेमवर्क क्या है जी, इसमें क्या डिफरेंस है। टॉप ग्राफ्ट क्या होता है, ये जो हमारे पास लगभग ये इतना बड़ा पौधा है या इससे भी बड़ा है जी, जो इसके मेन ब्रांच है, ये मोटी मोटी, जिसको आप मोटी मोटी पकड़ रहे हैं, अगर आप हम यहाँ और यहाँ कलम करेंगे इसमें, तो इसको हम टॉप ग्राफ्ट बोलेंगे जी। मगर आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी टहनियों में की गई आगे तक। जब आप छोटी छोटी टहनियों में आगे जाते हैं तो उसको फ्रेमवर्क बोला जाता है जी। अच्छा, इसमें फर्क क्या है और फायदा क्या है, मतलब किस ओर जाए बागवान? तो बागवानों को यह सुनिश्चित करना होगा पहले कि अगर आपके पौधा की उम्र लगभग 4-5 साल से लेकर 10-12 साल तक है, मतलब नया पौधा है जी, तो आप उसमें टॉप ग्राफ्टिंग पे जा सकते हैं जी। मतलब अगर 10-12 साल का प्लांट है तो टॉप ग्राफ्ट जो है इजीली आप कर सकते हैं किसी भी पौधे पे। हाँ, किसी भी पौधे। मगर अगर आप उससे बड़ी उम्र में जाएंगे, 12-15 साल से ऊपर निकल जाएंगे, 50-60 साल के पौधे में भी ग्राफ्ट करेंगे, तो टॉप ग्राफ्ट में हमेशा कैंकर की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आपको फ्रेमवर्क पे जाना पड़ेगा जी। मतलब उसकी जो आगे ब्रांचेस है
उस पर आपको ग्राफ्ट करना बिल्कुल। पड़ेगा, जिसको और फ्रेमवर्क कहते हैं। बिल्कुल, अगर मैं टॉप ग्राफ्ट इस पौधे में करूंगा तो इसमें मैं 20-25 कल में करूंगा जी। अगर मैं करूंगा। मगर मेरे पौधे कुछ ऐसे भी है ऑर्चर्ड में, बड़े बड़े पौधे हैं जिसमें मैंने 700-750 कल में की एक पौधे में। जी, तो वो वो फ्रेमवर्क framework किया हो गया। है आपने। जी ठीक है जी। तो एक चीज, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात बागवानों के जो प्रॉब्लम आ रही है कैंकर की, अभी जी। गोपाल भाई भी बता रहे थे कि मैं डर रहा हूं कि कैंकर आएगा। तो मैं आपको गोपाल भाई एक चीज बताना चाहूंगा। जी जब आप टॉप ग्राफ्ट और इस बड़े पौधों की ग्राफ्टिंग पे जा रहे हैं तो वैरायटी सिलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अच्छा, कभी भी स्पर वैरायटी पे काम ना करे टॉप ग्राफ्ट। टॉप ग्राफ्ट में आप स्पर वैरायटी की तरफ कम जाए तो बेहतर है। स्पर वैरायटी में जो प्रचलन में है सुपर चीफ, जी स्कारलेट 2, रेड कैन, जी। ये इस टाइप की जिसमें ग्रोथ कम है। जी उससे क्या होता है, ना घाव भर पाता है हाँ। और नीचे रूट जोन बड़ा होता है। आप देखें कि पेपरी बार्क जो आता है वो टॉप ग्राफ्ट में इसलिए आता है कि लोग स्पर वैरायटी डाल देते हैं। ये मैं नंदन जी इसलिए आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे पौधे अपने सुखाए हैं इन चीजों से। जब स्टार्टिंग फेज था हमारा 2000 के दशक में, उस टाइम सुपर चीफ, रेड चीफ टाइप ऐसी और भी बहुत सारे स्पर्स आए थे। जब हमने ऑर्गेन्स पर आया था, जब हमने ग्राफ्ट किया, उसके बाद जब 5 साल या 10 साल के बाद हमने फेलियर देखा तो हमने उस चीज को ऑब्जर्व जो किया वो हम आज शेयर करें। अब बात आती है कि आपकी सक्सेस रेट कहाँ हाई हो जाती है अगर आप इन पौधों पे नॉन स्पर वैरायटी पे काम करते हैं। एक मैं रोकना चाहूंगा आपको। आपने कहा कि आपका जो है टॉप ग्राफ्ट पे ना जाए, स्पर वैरायटी में खास तौर पे। क्या मैं फ्रेमवर्क पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकते। अच्छा, कुछ साल के लिए तो जा सकते हैं मगर उसके बाद फिर से दिक्कत आएगी, इसलिए आपको जाना ही विग्रस वैरायटी पे है जिसकी ग्रोथ पैटर्न हाई है। जैसे अगर रेड डिलीशियस हम इस अभी सिनेरियो की बात करें तो किंग रॉट, जेरोमाइन, रेड विलॉक्स, ये सारी वैरायटी विग्रस है जी। तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ये जो वैरायटीज हैं ये आपको सक्सेस रेशियो दे सकती हाँ, है। सक्सेस रेशियो दे सकती है। अगर आपके स्पर वैरायटी पे 10 साल पौधा चलेगा या अच्छी क्वालिटी देगी तो वो कहीं ना कहीं 20-25 साल तक आपको एक्सटेंड कर देगी आगे। और उसके बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है। जी आज आप देखेंगे लाल सेब फिलहाल खत्म होने की कगार पे अब लोग खट्टा पसंद करने जी। लगे। आप देखेंगे गाला का मार्केट, आप देखेंगे ग्रैनी स्मिथ की, फ्यूजी की, हनी क्रिप्स की, पिंक लेडी की, इस वैरायटी की ओर लोग जाने लगे अब और बाजार बनने भी लग गया इसका। अगर आपने इस पे चले गए, अगर आप यहाँ देख पाएंगे इस पौधे को, यहाँ पर मैंने ग्राफ्ट किया था, ये ग्रैनी स्मिथ एक बार मैं जाऊंगा कि करीब से आप लोग जी अगर जाएं तो ज्यादा बढ़िया हुई है। आप देखो इसको पूरा हिल होके ये ठीक हो गया है पौधा। ये देखिए यहाँ से आपने ग्राफ्ट किया था ग्रैनी स्मिथ, कितने समय पहले? ये ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले हुआ था जी और ये पूरा हिल हो गया, इतना मोटा ग्राफ्ट कर रहा था जी। अच्छा, हाँ, तो जब आप बड़ी वैरायटी पे जाएंगे, खासतौर पर अगर आप गाला वगैरह प्लान कर रहे हैं तो शानदार चीज है ये। एक हमारे मित्र है चौपाल के अनु सुधामटा जी, कल भी उनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने गाला पे काम किया और जो आपके लगभग 60-70 साल के पौधे हैं उसमें भी ग्राफ्ट कर दी उन्होंने और जो आपके पहले के पौधे थे उससे भी बड़े हो गए प्लांट और 100% सक्सेस रेट है। विग्रेस वैरायटी और स्पर वैरायटी में फर्क कैसे पहचाने बागवान? फर्क आप जिसकी ग्रोथ पैटर्न कम है, जो स्पर वैरायटी आएगी ना जी, स्पर वैरायटी के अंदर जो क्रॉप लगेगी ना, फ्रूट लगेगा, वो बहुत ही निहायत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, क्योंकि उसमें वेजिटेशन नहीं है, ग्रोथ नहीं है। जब ग्रोथ नहीं है तो जो सारी एनर्जी जाएगी वो फ्रूट की ओर जाएगी। अच्छा, और जो आपके नॉन स्पर वैरायटी है उसमें वेजिटेशन भी आएगी और फ्रूट भी आएगी, तो फर्क रहेगा क्वालिटी में। एग्जाम्पल कुछ दे सकते हैं आप? जैसे कुछ स्पर वैरायटी के कुछ और कुछ विग्रेस वैरायटी के? स्कारलेट 2 जी, सुपर चीफ जी और रेड कैन, ये हमारी स्पर वैरायटी में जो अभी चला है जी। अच्छा, उसके अलावा जेरोमाइन, रेड विलॉक्स, किंग रॉट, ये विग्रेस वैरायटी है। इसमें अच्छा। ग्रोथ पैटर्न हाई है, इसमें वेजिटेशन आती है। आप मतलब इस पे आप जो है टॉप ग्राफ्ट पे जा सकते हैं अगर लाल से पसंद करते हैं जी। और हाइट के लिए आप हैप्के और रेड वन पे जा सकते हैं, उसका भी ग्रोथ पैटर्न अच्छा है जी। और जो आपके ऑफ वैरायटीज है जिसको हम ऑफ बोलते हैं, बेसिकली आजकल ऑफ नहीं है, इसमें तो पैसा भी ज्यादा बन रहा है और शेल्फ लाइफ अच्छी है, खाने के लिए अच्छा होता है। तो ग्रैनी, गाला, फ्यूजी, हनी क्रीप्स, पिंक लेडी, इस पे आप काम करेंगे तो टॉप ग्राफ्ट में आपकी 100% सक्सेस रेट है। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि जो खूबसूरत सेब है वो जो है आपका टॉप ग्राफ्ट के लिए बेहतर नहीं है। हाँ। जो खूबसूरती जिसमें कुछ साल तक तो बहुत अच्छा फ्रूट आएगा उसमें, 5-7-8 साल तक। अगर किसी की खासतौर पर और दूसरी प्रॉब्लम आ रही है जो वर्जन सॉइल है, मान लो आप वर्जन सॉइल है, फर्स्ट टाइम कल्टीवेट हो रही है,
तो उस पे आप स्पर वैरायटी पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जमीन का पुश अच्छा रहता है वहाँ पे। और मैक्सिमम हमारे सेकंड और थर्ड जनरेशन पे बागवानी हो रही है। 2-3 बार प्लांटेशन कर चुका है हमारा बागवान, क्योंकि सीमित है यहाँ पर जमीन हमारे बागवानों के पास। तो आपको बड़ी वैरायटियों पे ज्यादा काम करना है, छोटी वैरायटी के बजाय। बिल्कुल सही बात है। चलिए बादशाह जी, आगे मुझे लगता है डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ हम जाएंगे। त्रिलोक जी, आप जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि हम आपकी सेहत भी हमारे लिए ज़रूरी है और आपका शरीर भी। तो अभी जो है हम सभी बागवानों को एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर कि आप कैसे ग्राफ्ट करें और ग्राफ्टिंग का बेहतर तरीका क्या है, वो तरीका डिम्पल पांचटा जी सिखाने। और मैं हैरान हूँ, इतने ज़्यादा लोग जुड़े हैं, मुझे भरोसा नहीं है। बड़े दिनों के बाद हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूवर्स का। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है जेवीएन विजन टीवी। और हम लोग तमाम, खासतौर पे चाहे डिम्पल पांचटा जी हैं या राजेश खिमटा जी हैं, इन सब के बहुत बहुत शुक्रगुजारी है। मैं अगर वहाँ चाहूँ तो मैं पहुँच सकता हूँ त्रिलोक जी? चलिए आइए सर, मैं आपके पास आ गया हूँ पांचटा जी। अब आप जो चाहें, जैसे आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, ये लास्ट ईयर की ग्राफ्टिंग है, ये टंग ग्राफ्ट हुआ है इसमें जी। तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट हिल हो चुका है। मतलब मैं सीधे सीधे समझ पाया हूँ कि ये तो फ्रेमवर्क है। हाँ, ये फ्रेमवर्क में आपने अच्छा। जो ग्राफ्टिंग की थी जी। ये तो अमूमन जो भी प्रचलन में आप जिस मर्जी तरीके से करें, जी। ये कामयाबी होगी। एक बड़ा जो क्वेश्चन आता है जी कि जो बड़ा मोटा टहना आप काटेंगे जी उसमें आप कैसे ग्राफ्ट करेंगे। जी। तो इसके लिए आपको सिलेक्शन करनी है कि मुझे ग्राफ्ट यहाँ करना है। पांचटा जी, मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ, रुकिए आप। इस पे आपने कुछ चीजें लिख रखी है, ये क्या है, इसको थोड़ा बताइए। बेसिकली ये एक जो वैरायटी हमने इस पे ग्राफ्ट करी है उसको मेंशन करने के लिए इसके ऊपर हमने थोड़ा सा लिखा होता है। और ये बहुत कम बागवानों के बागीचे में आपको नजर आएगा, और ये चीज जरूरी है मेरे ख्याल से। जो ये मार्कर है, ये पेंट मार्कर आते हैं, ये लगभग 100-1 रुपए का एक आता है, और ये जाता ही नहीं है। और ये 3-4 साल तक आपके यहीं पर पड़ा रहेगा। जिनको पहचानने में प्रॉब्लम है, आप लिख सकते हैं, या कोड वर्ड में आप लिख सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में, बिल्कुल सही किसी भी बात है। तरीके से। पांचटा जी, इसको इसमें आगे भी ग्राफ्टिंग है, आप इसको काटना चाहते हैं? मैं इसको काटूंगा इसलिए कि क्योंकि जो यहाँ की ग्राफ्टिंग थी वो फेल हुई, जिसकी वजह से ये गलत तरीके से या टूट चुकी थी, जिससे यहाँ कैंकर आने की संभावना है। इसलिए इसको हम यहाँ पर रीग्राफ्ट करेंगे नीचे। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी 2 इसमें जो है फ्रेमवर्क ग्राफ्टिंग जो ऑलरेडी हुई है, लेकिन पांचटा जी ने फिर भी ये निर्णय लिया है, जबकि बागवान डरेगा लेकिन फिर भी इन्होंने निर्णय लिया है कि आज चाहे ऑनलाइन, लेकिन ये काट दिया गया है टहना। और ये वो जो आ रही, जो हमको बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन इसका काम देखिए कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये। और पांचटा जी इस वक्त पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो सभी व्यूवर्स को करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप टॉप ग्राफ्ट के लिए कौन सा बेहतर तरीका, और उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप इस वक्त जेवीएन विजन टीवी पर, पहली बार आपको जेवीएन विजन टीवी पर, मुझे लगता है कि पांचटा जी ऑनलाइन जो है पहली बार शायद खुद ग्राफ्टिंग कर रहे होंगे, ऐसा पहली बार हुआ है और वो मुमकिन हो गया है आज। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये अब हमने छोड़ दिया है। पहले तो हम लोग मैं सारे अपने ऑर्चर्ड की वो करता था जी। अच्छा, आपको भी वीडियो इसकी चाहिए? हाँ, गोपाल जी कह रहे हैं कि इसकी वीडियोग्राफी कीजिए, ये हमें भी बगीचे में काम आएगा। हमारे कोई व्यूवर्स हैं, वो अगर चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं। आप अपने फोन में जाकर, आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आता है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप अपनी ऑन कर दीजिए, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से जितना वीडियो आप सेव करना चाहते हैं सिर्फ उतना आपको मिल जाएगा। ये मैं पूछना चाहूंगा, कौन सी वेराइटी थी ये पांचटा जी? ये एडम एप्पल था इसमें लगाया हुआ। अच्छा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो, क्योंकि इसी के अंदर कवर करते हम इसको, साइनवुड। अच्छा। कल में जी। तो सबसे पहले तो बागवान भाइयों को ये पता होना चाहिए, आजकल बहुत सारी मिथ्या फैली होती है बाजार पे। आपको बहुत सारे लोग जी ये बोलेंगे कि नीचे की नहीं करनी है, ऊपर की नहीं करनी है। हाँ, ये भी एक सवाल है पांचटा जी। बीच की लेनी है। कैसे बेहतर टहनी को चूज करें आप, और कहाँ से बेहतर ग्राफ्टिंग हो सकती है? सबसे पहले सिलेक्शन होनी चाहिए कि जो आपकी कलम होगी वो फर्स्ट ईयर की टर्मिनल ग्रोथ जो होगी आपकी, 1 साल की नया शूट होगा। नया शूट जो है वो बेहतर है। एक चीज नोट कर लीजिए सभी बागवान, यही ली जाती है। कई बार मैंने बहुत जगह पे ये देखा कि दूसरी और तीसरी साल के भी ग्राफ्टिंग लेते हैं, तो वो बेहतर नहीं है, क्योंकि वो मैच्योर्ड है, ये अनमैच्योर्ड है अभी, क्योंकि इसमें वेजिटेशन की ओर जा रहा है। और जब आप कलम लेते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो आपका ग्राफ्टिंग है, स्टिक है, ये जेन्युइन हो जी। मतलब ऐसा सोर्स हो आपके पास जिसके पास गारंटी हो कि ये
वही वैरायटी है जो आपको लगाई जा रही है। वुड बैंक कैसे चूज करें? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन पूछा आपने ये। बट वुड बैंक फिलहाल अभी इंडिया में ऐसे तो है नहीं, मगर विभाग ने अब क्या शुरू करा है कि जो नर्सरी मैन है, लोकल नर्सरी मैन, उनको या कोई आम बागवान भी जो अप्लाई करता है उसके लिए लाइसेंस हाँ, मैं अभी एक जो है कुशल मेहता जी ने हमें जो है ये किसी ने मुझे कहा था कि हमें अपनी नर्सरी को बेचना है, तो मैंने उनको कुशल मेहता जी के पास भेजा था। तो उन्होंने कहा कि लाइसेंस बनाने की एक प्रक्रिया जो है वो पहले से शुरू होती है, उसके लिए आपको पहले आपको ग्रो करना पड़ता है, उसके बाद लाइसेंस बनता है। पहला लाइसेंस बडवुड का बैंक का बना था, जो मेरा बना था जी, मेरा भी बना है, रजिस्टर्ड बडवुड बैंक है हमारा जी। तो सबसे पहले तो आपको कलम जी अच्छी लेनी है। सेकेंडरी आपको क्या रखना है, आप इस पचड़े में ना फंसे कि नीचे की और ऊपर की। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आपने कोई वैरायटी ग्राफ्ट कर दी तो वो एक ही तरह की वैरायटी होगी। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरी बड़ी बात आती है कि ग्राफ्टिंग आपने कैसे लेनी है। बडवुड बैंक क्या होता है? बडवुड बैंक वो प्रक्रिया होती है जब आप किसी वैरायटी को किसी पौधे पे ग्राफ्ट करते हैं तो उसमें आप फल नहीं लेते। अच्छा, उसमें हाईली न्यूट्रिशन दी जाती है और वेजिटेशन अच्छी हो, हेल्दी हो, क्योंकि सारा स्टोर रहता है, इसलिए ग्रोथ आती है। और जो आपने कैरेक्टर चेंज करने की, देखो एक बड़ा क्वेश्चन है जी, लगभग ये तो यूनिवर्सिटी भी मान चुकी है कि अगर आप कोई कलम यहाँ से वहां ग्राफ्ट करते हैं तो 60% चांस ये है कि वो अपना कैरेक्टर बदल देगी। अच्छा, अगर आप बिना बडवुड बैंक के ये काम कर रहे हैं, अरे और परे का जो अभी चला है बाजार में, जिसका हिस्सा आप और हम भी अभी, क्योंकि अभी है नहीं ऐसी फैसिलिटी, तो उसमें क्या होगा कि आपके वैरायटी को चेंज होने के चांस ज्यादा है। मतलब आप अगर कहीं और जो है वो अपना कैरेक्टर ऑलरेडी चेंज होने के चांसेस अगर उसको कहीं और ग्राफ्ट करते हैं, अगर आपके बडवुड बैंक है तो चांस होने के चेंज होने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि वो जो है सारा जो है वो ग्राफ्टिंग के लिए ही रखा गया है। वाह। उसमें क्या किया जाता है, बडवुड बैंक में शुरू की 1-2 साल एक एक दाना कहीं कहीं पौधे में लिया जाता है, सिर्फ एक एक फ्रूट, बाकी कट डाउन किया जाता है। उसके बाद जब वो 2-3 साल रेगुलर एक तरह का फ्रूट लेता है, ये वैरायटी सिलेक्शन है कि कैसे चूज किया जाता है। उसके बाद आप उसमें कभी भी फल नहीं लेंगे। ये मेरा बागवानों से भी आह्वान रहेगा, जो आप ये कलमें इकट्ठी करते हैं ये छोड़िए, आप भी ठगे जाएंगे और दूसरा भी ठगा जाएगा, क्योंकि आपसे वो आपके रिश्तेदारी में दोस्ती में फिर से जाएगी। अगर एक स्टिक गलत हुई, आपने तो किया नहीं ये लाइव स्ट्रीम, मुझे तो कभी वो नहीं होता, मेरे से कभी 2 स्टिक्स गलत गई थी। अच्छा, आज से बहुत साल पहले। मास्टर जी देखिए, उसमें तो हम आपको घेरना चाहेंगे फिर। उसमें क्या हुआ कि कोई स्टिक, ये गलती लेबरर की होगी, गलती तो मेरी है जिसका ऑर्चर्ड है, मगर उससे लड़के ने ली तो बहुत सारी और फ्री ऑफ कॉस्ट दी हमने उनको। तो इतनी एक बडवुड, उस टाइम रजिस्टर नहीं था बडवुड बैंक, स्टार्टिंग स्टेज थी हमारी भी स्कारलेट 2 की, तो उसमें 2 कलमें गलत चलेगी। अच्छा। 2 कलमों से उस लड़के के 350 पौधा तैयार हो गया, जो उसको रीग्राफ्ट करना पड़ा। अच्छा। तो ये गलतियां किसी से भी हो सकती है। हमने तो लाइव आके माफी मांगी, मगर उन्होंने ये बताया कि आपने तो सारा बेहतर दिया था, छोटी मोटी गलती मुझसे हुई, क्योंकि उन्होंने भी एकदम ही आगे कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज थी। आज तो वैरायटीज के सबके पास है ना, और बहुत सालों से आए, अब गलती की गुंजाइश कम है जी। 1% गलती तो कहीं भी हो सकती है, मैनुअली फॉल्ट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है जी। बिल्कुल सही बात। और हम ऑर्चिडिस्ट है ना, कि हम नर्सरी मैन है या ये बडवुड का काम होता। अगर कभी सरकार इसको कैटेगराइज करेगी तो शायद अलग से, अगर मुझे अगर ये बताया जाएगा कि आप बडवुड तैयार कीजिए, तो मैं शायद अपना ऑर्चर्ड में फल ना लूं, मैं बडवुड की तैयार करूं। बिल्कुल सही बात। तो ये सिस्टम लाना पड़ेगा सरकार को, ये गलतियां तो सबसे ही होती है। तो अब बात आती है कि जी वैरायटी कौन सी ले। जो पहला जमाना था, उस जमाने में एक चीज बोली जाती है कि सैंपल जब तक पौधे से नहीं आए तब तक कलम ना लो। बिल्कुल सही। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता था। बेसिकली इसके पीछे साइंस नहीं थी, इसके पीछे उनकी ऑब्जर्वेशन थी। क्या ऑब्जर्वेशन थी? कि उस जमाने में लोगों को ये पता नहीं होता था कि रेड गोल्डन है कि गोल्डन है कि रेड है कि रिचर्ड है। तो वो ये देखते, सुनिश्चित करते थे, क्योंकि आज तो मॉडर्न हो गया जमाना, आज तो हम शक्ल देख के पता लगाते कि कौन सी वैरायटी का पौधा है। मगर उस जमाने में हमारे बुजुर्गों को ज्ञान नहीं था, इसलिए वो पहले सेब देखते थे, और ये ट्रेंड वहां से चल के आया। बिल्कुल सही। जबकि जब आप कलम लेते हैं तो उस पेड़ से फल नहीं लेने, इसीलिए हर बागवान क्या करेगा, 1-1, 2-2 टहनी हर जगह से, जहां से भी जेन्युइन सोर्स है वहां से लीजिए, और अपना बडवुड बैंक बनाइए। कुछ पौधे, 2-2, 4-4 पौधे, जिसमें आप फल नहीं लेंगे, सिर्फ कलमें लेंगे, ये ग्रोथ लेंगे। मतलब तो मदर प्लांट तैयार कीजिए, मदर प्लांट तैयार कीजिए, और उसमें आप बडवुड रखिए ताकि वो वायरस फ्री भी हो। और वायरस स्प्रेड होते हैं आपके टूल से, जो हमने सैनिटाइज किया। और कल में जब एक बगीचे से, मेरे बगीचे में मान लो इस पौधे में अगर वायरस है, अगर आप इसको ले जाएंगे तो ये आपके बगीचे में भी वायरस आ सकता है।
तो इसके लिए एक बड़ी अलग प्रक्रिया है, जिस दिन हम रूट रॉड पे बात करेंगे या किसी और स्ट्रीम अभी हमने रूट रॉड पे जो है आपको और खिमटा जी को एक डिटेल्ड हम लोग चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स को हम जानकारी दें। हम लोग इनकी और अभी सेवाएं लेंगे रूट रॉड पर, क्योंकि रूट रॉड से बहुत सारे लोगों के बागीचे खराब हो गए और ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट भी आ रही थी लोगों की कि कृपया करके इस पे डिटेल में बात कीजिए। हमने विभाग से भी बात की है और हम कोशिश करेंगे कि उनको भी अपने साथ हम कनेक्ट कर सके ताकि डिटेल में जो है बात हो सके। बिल्कुल। तो बडवुड आपका लेना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ और वहां में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या होगा, आप देखें कि जो नीचे की आइज है ये थोड़ी सी अंदर को दबी होती है, ये लेट स्प्राउट होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं एक कलम रखने का बड़ा नायाब तरीका बताऊंगा जो शायद आपको कभी नहीं। ये आज नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अच्छा, ये पास्ता जी जो है, ये जो आपके बगीचों में जो काई मिलती है, इसका इतना बेनिफिट है जितना आप सोच नहीं सकते। अच्छा, आप इसमें कल में प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं। कैसे करके, आप इसको थोड़ा सा गीला करेंगे, आपको पता है ये मॉइस्चर वाली होती है जी। जो आप कल में लेंगे, जैसे आपने ये सुल्टी टाइप में, ये नीचे को, ये टॉप ऊपर को, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे नीचे गुच्छा बनाएंगे, यहाँ पर इसको लगा देंगे। अच्छा, इसको ऐसे करके जी, और नीचे बोरी रखेंगे वहां ऐसे करके, और ये वाली ताजी बिना पानी वाली इसको आप इसके ऊपर लगा लेंगे और बोरी के अंदर बाहर से बोरी, जो सूत वाली बोरी होती है, उसको रैप करेंगे। तो रैप करेंगे। उसके लिए कैसे रखनी है, कल में आप एक गड्ढा बनाएंगे लगभग 2.5-3 फुट का गहरा जी। उसमें आप सबसे नीचे थोड़े से ये शूट्स, कोई भी छिट्टा टाइप डालेंगे, उसके ऊपर उस बोरी को रखेंगे, उसके ऊपर फिर से ये जो बगीचों के छिट्टे आते हैं उसको रखे, उसके ऊपर मिट्टी से पूरा ढक दे। अच्छा, अगर आप जल्दी कलम लेते हैं बगीचों से तो आप इसको इस तरीके से वहां पे रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप लगभग महीना भर रखेंगे तो जो ये आइज है, ये वाली आइज है, ये बिल्कुल स्प्राउटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। मतलब और जैसे आप ग्राफ्ट करेंगे 10, 12 या 15 दिन में ग्रोथ में जो है वेजिटेशन में आ जाएगा। 100% सक्सेस रेट रहेगा, एक भी फेल नहीं होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, सभी लोग इसको नोट जरूर कर लें। और जब आप नर्सरी से, किसी नर्सरी से अगर दूर से आपकी नर्सरी आ रहा है तो आप फ्रेश ले रहे हैं, तो नर्सरी को भी वैसे आप इसके अंदर ले सकते। ये मुश्किल काम है क्योंकि टफ जॉब है इसको कलेक्ट करना और लगाना, इतनी मेहनत, मगर आप इसको लगा सकते हैं। अगर दूर से आपकी बडवुड आ रही है तो आप इसमें रैप करके मंगाइए, और अपना पौधा अगर आपका दूर कहीं से आ रहा है तो इसके अंदर रैप करके इसको जड़ों में इसको लगा के लाइए। क्या बात है। तो सूखेगा नहीं पौधा। मतलब ये जो है ये बड़े काम की चीज है। एक बार सभी व्यूअर्स इसको गौर से देख लें। आपके वहां सबके आसपास होती होगी शायद, हमारे बगीचों में भी जहां पर मॉइस्चर ज्यादा रहता है वहां पर ये ज्यादा होती है, जहां नमी वाला एरिया है। तो ये आपके काम आएगी और ये जो नीचे वाली कलम जिसको आप खराब कहते हैं उसको बेहतर करेगी। अब आपको डिम्पल पास्ता जी ग्राफ्ट करके दिखाएंगे। काफी पैसे हमने दिए हैं इनको ग्राफ्टिंग करने के। आप देते हैं अपने बागीचों में, जो ग्राफ्टर है उनको अमूमन पे करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बागवानों के लिए सेवाएं मुफ्त में जो है डिम्पल पास्ता जी दे रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पर, क्योंकि हम चाहते थे कि बागवानों के लिए एक बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। और इन्होंने सीधी हामी भर दी बिना किसी रुकावट के और कहा कि आप आइए, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग सीखना चाहते थे और अपने लिए हम सीखना चाहते हैं, और अपने लिए जितना सीखेंगे वो हमारे व्यूवर्स तक पहुंचे, यही हमारा प्रयास जेवीएन विजन टीवी का अक्सर रहता है। और तिल्लोक जी की वजह से थोड़ा लेट हम हुए क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे भी आना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सुबह आज जो है मुझे लग रहा है शायद पौधे लगा रहे थे तिल्लोक जी। और ये आपका मार्कर है पास्ता जी शायद, ये एक बार इसको आप संभाल कर रखिएगा। ग्राफ्टिंग सबसे पहले अगर आप बड़ा टेना ग्राफ्ट कर रहे जी। हैं तो उसके लिए जो आपकी कलम होगी ना जी, ये ध्यान रखिए कि वो ज्यादा मोटी हो। अच्छा, मतलब उसकी मोटाई ज्यादा होनी चाहिए। इससे भी ज्यादा मोटी चल सकती थी अगर आप जितना मोटा कर रहे हैं। छोटे के लिए हो, वैसे असूलन क्या होता है जी, जिसमें आप ग्राफ्ट कर रहे हैं ना जी, उतना ही मोटा आपकी ये होनी चाहिए थी। जैसे आप पाउटी में करते हैं नीचे सील्डिंग में, तो बराबर होना चाहिए। तो उसे क्या हो, एकदम हिल हो जाता है और अंदर सड़न नहीं होती है। मगर जब टॉप ग्राफ्ट है, इतनी मोटी ना कलम होती है ना लगती है, इसीलिए हमारे को जितना हो सके तो मोटी ही रखे। इतनी भी चलेगी मगर हो सके तो मोटी लगाओ, जो मोटा होता है। मतलब जितनी मोटी आप चाहें तो उतनी यूज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल आता है जी, सबसे बड़ा काम यहाँ का कोई काम नहीं है ज्यादा, ग्राफ्टिंग का, वो जो प्रैक्टिस में आपको इसमें सबसे ज्यादा रोल है। एक तो आपको ये छोटी हमारी कलम ऐसे काट के हम ऐसे छिलते थे। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वैसे अमूमन? ये मैक्सिमम क्या करते हैं जी, एक आइज अंदर दब जाती है और 2 और 3 ऊपर रह जाती है जी। अगर एक कभी कीड़े ने खा भी दी तो दूसरी और तीसरी चलती है, स्प्राउटिंग के लिए तैयार है। तो इसके लिए हमारे को क्या होगा, सबसे पहले इसको हमने इस टाइप से, ये आप सीखिए और ये सीखने वाली चीज है।
और मुझे लगता है कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं आज इतने कैमरेज पर हैं डिम्पल पांचटा जी, ये देखिए इन्होंने एक जो आइज़ है उसको यहाँ पर कट किया और खाल जो है उसको निकाला है डिम्पल पांचटा जी ने। और आप देख सकते हैं सभी व्यूवर्स, प्रैक्टिकली आप अपने बागीचे में ऐसे करें, बस चाकू चलाने का ध्यान रखें क्योंकि आपके हाथ पर ये जख्म कर सकता है, काफ़ी तीखापन इसमें होता है। अच्छा, ये अब आपने तैयार कर लिया है ग्राफ्टिंग के लिए, ग्राफ्टिंग यूनिट आप इसे कह सकते हैं। और पांचटा जी ने बड़ी मेहनत के साथ जो है बड़े सालों के बाद ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन इनके बागीचे में जो वर्कर्स हैं वो ग्राफ्ट करते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम चाहते थे कि एक प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन हो तो इन्होंने कहा कि मैं खुद जो है उस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करूंगा। अच्छा, इसको जितना पतला आप कर सकें उतना बेहतर है पांचटा जी। बिल्कुल। जब आपने ये इस तरीके से कर दिया जी, तो उसके बाद आपके सामान जो है वो बड़ा ज़रूरी है, कैंची जो है जी। अब बात आती है जी यहाँ पर की। जी यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, इस चाकू से जी ऐसे कट करेंगे जी, ये नॉच आपने कर दिया इसको। नहीं, कट कर रहा है इसको अंदर, और आप इसको हल्का सा यहाँ से ना ऐसे करके, और ये स्किन को आप वुड से अरे वाह, थोड़े से ये आप देखिए यहाँ पर बड़ा तरीके से काम हो रहा है त्रिलोक जी। आप देखिए चाकू को अंदर डालने के बाद स्किन को जो है चाकू से निकाला गया बाहर। अब बिल्कुल इसके पैरेलल अरे को जहाँ जी। आपके लगभग वहाँ दोनों तरफ सेम प्रक्रिया आपने अपनाई नहीं, है। दूसरी तरफ ऐसी नहीं होगी जी, ये आपने इसको निकाल दिया है। वाह, टॉप ग्राफ्ट के लिए आपने जो है इसकी स्किन को खाली किया, उस तरफ सीधा सा निकाल के सीधा आपने स्किन को मैच करना है। ऐसे मैंने सुना है ग्राफ्टर से कि दोनों जो स्किन्स हैं वो आपस में मैच करनी चाहिए, लेकिन वो मैच कैसे करती है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। अब हमने ये इस साइड को डाल दिया यहाँ पे, जी, और ये वाला जो एरिया है इसको इसमें आपने कैंची दो। थोड़ा सा इसको कट करेंगे। मुझे लग रहा है पांचटा जी शायद ये थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो गई। वाह गोपाल जी, बड़ा आसान लगा मुझे तो आज, और मुझे लगता है कि शायद ये इतना आसानी से कभी सिखाया नहीं किसी ने कि ऐसा भी हो सकता है ये मुमकिन। इसको स्किन ग्राफ्ट बोलते हैं, और ये बाहर से यहाँ से चलेगी, आप यहाँ भी देखिए जी बस। और इसके ऊपर आप अब रैपिंग करेंगे। इसका क्या फायदा हो गया, मैक्सिमम हमारे कलम फाड़ के लगाते थे, जब आप इसको फाड़ते हैं इस वुड को जी तो वो ओपन रहता है और उसमें पानी अंदर जाता है जी, और वो सड़ता है। अब अच्छा। इसमें कोई कट नहीं है, और जो ये मैंने ऐसे काटा है इसको आप और खड़ा या तिरछा भी काट सकते हैं, हल्का सा इसको तिरछा भी कट मार सकते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग इसको कहते हैं पांचटा जी। स्किन ग्राफ्ट जो आपने स्किन में बाहर से करी, ये अलग अलग तरीके से और भी हो सकती है, मगर इस बार मैं अपने बगीचे में खुद 1-2 मैं ट्राई करूंगा और हो सकता है कि सक्सेस हो जाए पांचटा जी, अगर मैं सीख पाया हूँ। इसको शायद स्ट्रैप ग्राफ्टिंग बोलते हैं, स्ट्रैप ग्राफ्टिंग, कुछ ऐसा ही बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है जी। तो ये आपके तरीके है, इसको आप अब प्लास्टिक से बंद कर देंगे जी, और कैंची से आप इसको यहाँ से ऊपर से अपना कट कर दें। कट कर दिया है। हमारे व्यूवर्स को मैं ध्यान से दिखाना चाहता हूँ, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। पांचटा जी, क्या यहाँ पर भी सेम थोड़ा सा आप करके दिखाएंगे जो शुरू वाली प्रक्रिया आपने की एक थी? चीज और बताता हूँ जी मैं आपको। जी मान लो आपका ये यूनियन और मोटा है, जी और मोटे में आप ग्राफ्ट करना चाहते हैं, या इसको ही और बेहतर करना चाहते हैं, जी, तो सेम प्रक्रिया आप इस साइड से भी अपनाएंगे। एक और इस तरीके की कलम यहाँ से इधर को डालेंगे। जी। चलिए वो ये ग्राफ्टिंग यूनिट जो है हम यहाँ से एक बार पुनः उठाना चाहेंगे। देख सकते हैं आप, और सभी व्यूवर्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि बागवान तो हम सभी लोग हैं, तो मुझे लगता है कि आज हम भी जब सीखने आए आप थे। इस चीज को भी ऐसे डालेंगे तो जी। यहाँ पर एक क्रॉस बनेगा, जी बिल्कुल सही बात है, बनेगा जी। तो ये जो एरिया है ये आपने और हिल कर दिया, और ये और जल्दी से आपको इस घाव को भर देगा। क्या बात है, मतलब वो मेन हमारा मकसद ये घाव भरना है। घाव भरना है जी, तो जब आप इसको यहाँ से भी इस साइड को डालेंगे तो ये सेम प्रक्रिया रहेगी, मतलब जैसे आपकी ये वाली रही है वैसे ही आपकी इधर भी रहेगी। यहाँ भी आप इसको ऐसे करके, सिर्फ आपने हल्का सा अंदर से चाकू का इस्तेमाल करके वो स्किन को इधर उधर करना है। अगर आप देखें पांचटा जी, कोई ज्यादा इसमें जो है पहाड़े नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन सिंपल प्रक्रिया है। आप इस देखें साइड आपको सीधा करके बराबर पैरेलल कट मारने हैं जी, और यहाँ से स्किन को बाहर निकाल देना है। ये मुझे लगता है कि आरी से थोड़ा सा जो है नीचे को भी कट लगा है, नहीं, ये ठीक है, बस ऐसे ही निकाल के हमने इसमें डाल देना, और इस पे ग्राफ्ट जो है आपको करना है। वो काजा ज्यादा मुश्किल, ये देखिए आप, बड़ा इजी सा है, और इसको आप रैप कर दीजिए, और ये बहुत ही नायाब और अच्छा तरीका है जी। टॉप ग्राफ्टिंग का।
और अगर तो आप गाला वगैरह पे करते हो तो ये तो 1 साल में ही दिखेगा नहीं आपको। अच्छा, मतलब ये इतना ज्यादा तेजी से जो है आप ये। हैरान होने, मैंने इतने मोटों में भी कलमे करता हूँ मैं। जी हाँ। अभी हम देखेंगे, आपने कुछ ग्राफ जो है कर भी रखा है, तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सबसे नायाब तरीका है ग्राफ्टिंग का। खास तौर पे टॉप ग्राफ्टिंग की अगर मैं बात करूँ, जिस ओर हमारी इंडस्ट्री जा रहा है, हर आदमी ग्राफ्टिंग कर रहा है जी। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है। मेरा तो पता नहीं क्यों मैं ऐसे ही मानता हूँ कि चलो हम तो सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, हमारे पास वक्त की कमी रहती है, लोगों के लिए देते हैं। सारे बागवान आज खेतों में है, तो थोड़ी थोड़ी सी ग्राफ्टिंग है, खुद क्यों नहीं सीखते? कहाँ लेबर पे डिपेंडेंसी रहेगी? ग्राफ्टिंग कलमरों मिलते नहीं है या बहुत ही महंगे मिलते हैं, तो ये काम तो आप इजीली कर सकते हैं। जी। मेरा अपना मानना है कि सबसे जरूरी अगर आपने बगीचों में अपने काम करना है तो कलम सीखना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। मतलब आपको आनी चाहिए। आनी चाहिए जी। छोटी तो गोपाल जी, मैं और आप जो है इस काम पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे, क्योंकि हम दोनों जो है वो बागवानी की तरफ जाना चाहते हैं ज्यादा जरूरत, क्योंकि आपने भी इस बार बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो लगाए हैं। अच्छा, वेराइटीज। अच्छा, एक चीज मैं आपको कहना चाहता था पांचटा जी, और मेरा सवाल ये था कि क्या मैं उतर जाऊंगा पांचटा जी, क्योंकि ये पौधा मुझे जो है थोड़ी सी मेरी साथ जरूर देगा। क्या आपका ये जो वैरायटीज सिलेक्शन की जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी तक, बड़ी डिटेल में आपने वैरायटीज के बारे में बात किया है, क्या जो पॉलिनेटर है उस पर आप जो है ये जो दूसरी वैरायटी है, मान लीजिए जेरोमाइन है या आप जैसे किंगरॉट है, इसको आप पॉलिनेटर पे ग्राफ्ट कर सकते हो? उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे? पहले तो मैं बागवानों को एक चीज बड़ी करेक्ट करना चाहूंगा जी। चलो आप भी करेक्ट हो जाएंगे कि जो हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेटर क्या है और पॉलिनाइजर्स क्या है जी। और जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको पॉलिनेटर नहीं पॉलिनाइजर बोला जाता है जी। यहाँ हमारा बागवान बड़ा कंफ्यूज रहता है कि जी पॉलिनेटर होते हैं हमारी मधुमक्खियां, तितलियां जो पॉलन को अरे और परे करती है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे ट्रांसपोर्टर है। तो जो पॉलिनेशन है वो आपके ग्रेनी स्मिथ, गोल्डन, रेड गोल्डन, गाला, फ्यूजी, जो ये खट्टी वैरायटी बोलते हैं जिसको हम पीला सेब या हरा सेब, ये पॉलिनाइजर वैरायटी है। बेहतर पॉलिनाइजर कौन सा है? अब बात आती है कि बेहतर की सारे ही बेहतर होते हैं, मगर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको लगभग 3 से 4 तरह के अलग अलग तरह के पॉलिनाइजर वैरायटी अपने बगीचों में लगानी है। वो जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि बहुत बार ये देखा गया कि कोई पौधा हर 3rd ईयर में फ्लावर देता है, कोई अर्ली देता है, कोई मिड में देता है, कोई लेट देता है। जब आप अलग अलग तरह से करेंगे तो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पॉलिनेशन मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो सेब लगाती है। पॉलिनेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मेल और फीमेल जब आपस में मिलेंगे तो सीड बनेगा, होता है। तभी आपकी ये चलते। बहुत सारे लोग आज सुबह से मुझे फोन आ रहे कि सेब नहीं लगते। सेब ऐसे ही नहीं लगते। न्यूट्रिशन का भाग हो सकता है, लाइट का हो सकता है, प्रूनिंग ट्रेनिंग का हो सकता है, मगर सबसे अहम रोल है कि पॉलिनेशन आपके बगीचों में कितना है। 100 के पीछे लगभग 30 से लेकर 35 पौधे एवरेजन आपके पास होने चाहिए पॉलिनाइजर के। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी एक बड़ा सवाल था, और हमारे व्यूवर्स को अभी जाने से पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं और बताना चाहता हूं। एक तो जो आपका रूट स्टॉक है, जिसने आज सारी बागवानी इंडस्ट्री को परेशान कर दिया है, उस रूट स्टॉक पर डिटेल्ड जानकारी हम जानने के लिए, ये तो हमने सिर्फ टहना कटवाया है, हम खुदवाएंगे भी पास्टा जी से वो जो पूरा किस तरह से रूट रॉट कहाँ है और कैसे आप पहचाने कि आपकी जड़ों में रूट रॉट लगा है, पौधे को देखकर आप कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें रूट रॉट की समस्या हो सकती है, उस पर डिटेल्ड में जाएगा जेवीएन विजन टीवी। और एक धुरंधर बागवानी के ये और एक धुरंधर है राजेश खिमटा जी, वो दोनों जो है हमारी स्क्रीन पर आपके साथ होंगे। लेकिन जाने से पहले और आज की स्ट्रीम को एंड करने से पहले और क्या जरूरी है वो जरूर आप एक बार बता दीजिए। आजकल बागवान मैक्सिमम प्लांटेशन और ग्राफ्टिंग की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल कलमों पे हमने बात कर दी। वैरायटी सिलेक्शन बागवानों को खुद करनी है जी। और आप ये ना सोचे कि पुरानी वैरायटी है वो खराब हो चुकी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये अंधी दौड़ ना जाने कहाँ जाके रुकेगी। आज भी आप मेरे ऑर्चर्ड में अगर घूमेंगे, जो मैं अभी 11 तारीख हमने फार्मर विजिट रखा है ऑर्चर्ड का, सही बात है। और बडवुड बैंक के थ्रू आपको हमारे बागवानों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कल में आपको मिलेगी। ये तालियां इस बात पे बनती है, इन्होंने कहा है कि मेरे बागीचे का, और वो सोशल मीडिया पे आपने साझा भी किया है, हम भी कर रहे हैं। हर साल देते हैं फ्री में, मगर इस साल थोड़ा बड़ा करने की प्लानिंग है। जी। और हमारा
इरादा सिर्फ एक ही है कि हमारा गरीब से गरीब आदमी वंचित ना रहे नई वैरायटी से और दौड़ से बाहर ना रहे। प्रतिस्पर्धा का जमाना है, सबने परिवार पालने हैं। और जबकि मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन 2, 4 या 5 दिन पहले जब मेरी पांचटा जी से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि हम इस विषय पे आपसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी कल में खरीदने गया हूं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि खुद खरीद कर उसे अपने बागीचों में तैयार किया है और अब जो है सारे बागवानों को मुफ्त में कल में मुहैया करवाने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, जो अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। और पिछले कुछ सालों में 2-3 वर्षों में ये एक बड़ा हमने रेवोल्यूशन जो है बागवानी में देखा है। बिल्कुल, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वैरायटी इसलिए लानी जरूरी है कि जो भी वैरायटी हमारी इंडिया में आ रही है कि कौन से एलिवेशन में कौन सी चल रही है, किसकी परफॉर्मेंस क्या है। लगभग मैं अपने यहाँ पर क्या करता हूँ जी, लगभग 3 साल तक परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है पहले कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बाद ही हम उसको मल्टीप्लिकेशन में डालते हैं जी आगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जल्दी ना करे। और अभी जो आप देखेंगे मेरा बगीचा स्कारलेट 2, जेरोमाइन, रेड विलॉक्स इससे भरा है, लो हाइट का सुपर चीफ लगा है। और आपको पहले भी हमने वीडियो बनाई है कि मेरे बगीचे में जितना भी लाल सेब होता है वो सारा जब टेबल पे आता है तो लाल होता है, उसकी कोई नाम नहीं रह जाता, वो रेड एप्पल्स के ही बिकता है। और आज तक कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कौन सी वैरायटी का कौन सा सेब है जी। तो इसीलिए सेब के ज्यादा उसमें ना जाए आप। मेरा तो सिंपल फॉर्मूला है लाल, पीला और हरा। लाल सेब आपका रेड डिलीशियस हो गया, पीला सेब आपका गोल्डन हो गया, हरा सेब आपका ग्रैनी स्मिथ हो गया, जो अभी बिक रहा है। और मिठास के आधार पर आप इसको 3 कैटेगरी में फिर कर सकते हैं, एक मीठा, एक खट्टा और मीठा, जो लगभग गाला और फ्यूजी आपको देता है वो फ्लेवर ना जी। मतलब पांचटा जी का सेब जो है वो रंगों के हिसाब से बिकता है, वो जो स्वाद है उसके हिसाब से ही। अच्छा, वो अब मुझे एक चीज, प्लांटेशन का आजकल दौर चल रहा है पांचटा जी, जाते जाते एक सवाल मैं जरूर आपसे लेना चाहूंगा। एक जो आपने कहा था कि आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो डायरेक्शंस आपके पास बताता है, वो जो कंपास है वो जरूरत मुझे लगता है कि बेहतर है। किस तरह से जो है प्लांटेशन जो है बागवानों को करना चाहिए, ये एक सवाल है। मैं एक बड़ी पहले ना एक चीज क्लियर कर दूं, आजकल लोगों में एक दौड़ चली है कि भाई घना घना लगाने की, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी तरह की फंगस फैलती है या कोई और चीज आपके बगीचों में बीमारियां फैलती है, लगभग 70 से 80% बीमारियां हमारे बगीचों में लाइट और एयर फ्लो की वजह से फैलती है। मतलब अगर लाइट और एयर फ्लो आपका प्रॉपर नहीं है, सिस्टम धूप प्रॉपर नहीं है बगीचों में, तो बीमारियां आपकी ज्यादा आती है। और ये गारंटीड है कि बीमारियां आएगी अगर आप घना लगाएंगे। दूसरी बड़ी बात है, लाइट को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्वालिटी उस पर डिपेंड करती है, साइज उस पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। और बीमा स्पर फॉर्मेशन जो बीमा बनता है, आप देखेंगे सनी साइड में कभी फ्लावर की प्रॉब्लम नहीं आती, जबकि शेडी साइड में हर 3rd ईयर में फ्लावर आता है, 1 साल नहीं आता है। बिल्कुल उसका बड़ा रीजन होता है कि जी आपके पास लाइट नहीं है। बिल्कुल सही। और जब भी आप आजकल लोगों ने गड्ढे किए हुए हैं, वो रूट रॉड पे भी बात आएगी, उस वक्त भी बात क्लियर होगी। जब आप पौधा लगा रहे हैं, गड्ढा बनाया, तो सबसे पहले आप नीचे बेसिन में उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट लगभग 1 से 1.5 किलो नीचे बेसिन में डाल दें। बिल्कुल सही। उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, हो सके तो इतनी एक परत ताजा गोबर की उसमें बिछा दे एक बीच में जी। फिर मिट्टी डालें थोड़ी सी, और जो ऊपर की मिट्टी आपके पास बची है उसमें वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद है, उसको आप भर दें। और जो मिट्टी का समतल भाग है, जैसे ये वाला भाग है, इससे राइज होना चाहिए थोड़ा सा बेड। अगर आप बिल्कुल सनी साइड में है, जहां बिल्कुल हल्की मिट्टी है आपकी, तो आपको वहां क्या करना है, कम उठाना है बेड, लगभग इतना ही ऊपर उठना है जी। अगर आप शेडी साइड में, जैसे मॉइस्चर वाले एरिया में हम रहते हैं, मैं रहता हूं यहाँ पे, तो हमारे को बेड काफी हद तक 1 फुट से भी ऊपर लेना पड़ता है जी। बाद में वो जमीन में बैठेगा जी। और जब आपका पौधा ऊपर लगेगा तो जो रूट रॉट, कॉलर रॉट या इस तरह में, इसमें बड़ा रोल है। उस पर हम उस टाइम भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि भी कैसे ये प्रॉब्लम आती है, हमारे प्लांटेशन की कमी की वजह से ज्यादा रूट रॉट फैलता है। बिल्कुल सही। तो बड़ी अलग डिटेल होगी और बड़ी स्ट्रीम होगी। तो अभी फिलहाल मैं ये बताना चाहूंगा कि आप पौधे को ऊपर तक ले। उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, मैक्सिमम लोगों ने अपनी नर्सरी लगाई है या कहीं से खरीदी हुई है नर्सरी मैन से। तो जब आप नर्सरी खरीदते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, रजिस्टर्ड नर्सरी से ही खरीदे। उसका बड़ा रीजन क्या होता है जी, कि वहां पर वायरस पे काम हुआ है, वहां पे बडवुड की गारंटी है, साथ में आपको बिल दिया जाता है, ये सारी चीजें लगभग मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आज आपसे साझा करूंगा। आज जो दौड़ है, जैसे नर्सरी से आप पौधा खरीदते हैं, मैक्सिमम लोग वो वैरायटी लेते हैं, वैरायटी तो आ गई और नर्सरी मैन ने पैदा भी कर दी, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जो रजिस्टर्ड नर्सरी वैरायटी रजिस्टर्ड नहीं है, उसका बिल आपको कभी नहीं मिल सकता।
जी सही तो बात। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो नौनी विश्वविद्यालय और विभाग की गाइडलाइन है उसके तहत ही आप काम करें, और बिल के लिए आप तभी जा सकते हैं अगर आप वैरायटी से। आज भी सारी वैरायटी अच्छी है, जेरोमाइन अच्छा है, स्कारलेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो आपको रजिस्टर नर्सरी से जाना है और आपको ये चीज, और वहां पर सारी चीजों पे काम, क्योंकि मॉनिटरिंग होती है विभाग की, विभाग बीच बीच में विजिट करता है रजिस्टर नर्सरी की कि कौन सी बीमारी है, पौधे पटके देखता है। और बखूबी जो तो रोडू का हमारा बागवानी विभाग है वो तो आला दर्जे का है, शायद ऐसा विभाग पूरे हिमाचल कश्मीर तक नहीं होगा जो अधिकारी हमारे पास प्रेजेंट में है। चाहे मेहता जी की बात करो, चाहे राणा जी की बात करो। मेहता जी और राणा जी बधाई के पात्र आप हैं, और आपसे भी हम अमूमन मुलाकात होती रहती है, और बागवानों का एक बहुत बेहतर जो है रिस्पांस आप दोनों के लिए सलाम है खासतौर पे। बिल्कुल, तो वो लोग आते रहते हैं, उनकी टीम आती है, तो आप रजिस्टर नर्सरी से ले, और ध्यान क्या रखें उसके बाद आपका क्या दायित्व बनता है। जब आप उसको लेके आए अच्छी तरीके से मिट्टी में ढके लगाने से पहले, और जब आप लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने प्लांटेशन करनी है, तो आज मेरी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए जी। आज सुबह मॉर्निंग में मैं क्या करूंगा, अपने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जी तो सैनिटाइजेशन के लिए लाऊंगा। उसको 1 लीटर में लगभग आप 5-7 ml के हिसाब से उसका घोल बना सकते हैं, 10, 15, 20 लीटर के जरूरत अनुसार पानी के हिसाब से उसमें डालेंगे आप H2O2, और जो पौधा होगा उसमें आप उसको डीप करेंगे और निकालेंगे जी। और उसको आप फिर से कहीं रखेंगे, मिट्टी में रखे चाहे कहीं भी रखेंगे, तो 24 घंटे तक उसका असर रहता है, मतलब केमिकल का, वो सैनिटाइज कर देगी। अगर किसी तरह की बीमारी आई होगी आपके पौधों की जड़ों में, वो साफ हो जाएगी। जी। और आपको देखना है कि रोमदार जड़े तो नहीं है, नीमाटोड तो उसमें नहीं लगा, वुली एप्पल एफिड तो नहीं लगा। अगर ऐसे पौधे आ भी गए हैं तो फिर वो सारा ही खत्म हो जाएगा उस वक्त। और उसके साथ साथ कई लोग उसको इंसेक्टिसाइड में भी डिप करते हैं, या कॉपर बेस्ड आप ब्लाइटॉक्स में भी कई लोग उसको डिप करते हैं। तो ये एक अच्छी तरीका है कि लगाने से पहले आप ये तैयारी, उसके बाद जब अगले दिन आपकी तैयारी होती है उस टाइम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको एक स्लरी तैयार करनी है, चिकनी मिट्टी लेगे आप, थोड़ा ताजा गोबर लेगे और माइक्रोराइजा लेगे, तो उसको आप एक स्लरी बनाएंगे उसकी, जैसे आप चूल्हे में लेपने के लिए बनाते हैं जी। चटनी, वो बिल्कुल सी लाई सी जी। जिसको अपनी भाषा में, तो वो आप तैयार रखेंगे अगले दिन। तो जब आप प्लांटेशन करेंगे, सबसे पहले जो वो पौधा वहां से आएगा, वो जरूरी नहीं 24 घंटे पहले, आप 2, 3, 4, 5 दिन पहले भी केमिकल उसमें डाल सकते हैं H2O2 में। और उसके बाद आप जब लगाएंगे, तो जब आप पौधा लाएंगे उसकी जड़ों को उसमें डिप करेंगे उस स्लरी में, उसके बाद वो प्लांटेशन में जाएगा। उससे क्या होता है, जो लाल चिकनी मिट्टी होगी वो जो छोटी जड़ें बड़ी जड़ें आपकी पौधों में, उसमें चिपक जाएगा जी। एरेशन नहीं होगा, सूखेगा नहीं पौधा। और जो माइक्रोराइज आपने डाला वो चिपक जाता है, माइक्रोराइज ही रूट डेवलपमेंट करता है, रूट डेवलपर तो नई रूट्स लाएगा, तो मोटिलिटी रेट बहुत ही खत्म होगा, अलबत्ता तो होगा ही नहीं। और थोड़ा सा आप ये देखें कि मॉइस्चर होना चाहिए। अगर आपके पास सूखे टाइम में आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो दो एक बकेट पानी की भी उसमें डाले, पर्याप्त मॉइस्चर होना चाहिए पौधे में। ये तो होगी एक चीज। सबसे बड़ी बात है कि लैंड तैयार करना। बेसिकली मैक्सिमम हमारा जो ट्रॉपिकल है वो बड़ी खड़ी जमीन है, तो मैक्सिमम बागवान आज क्या करने जा रहा है कि जो खेत थे बड़े बड़े उसमें भी टेरिस बना रहा है। मगर मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, टेरिसेस ना बनाए। टेरिसेस सिर्फ ऐसी लैंड में चलेगी जैसी मेरी जमीन है 90 डिग्री, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आप इसको फ्लैट कर सके या थोड़ा सा तिरछा बना सके। तो मैक्सिमम जो खेत आपके फ्लैट है उसको थोड़ा सा ढलान में रखें, क्योंकि सारा जिस दिन हम लाइव स्ट्रीम करेंगे वहां आपको समझ आएगा कि आपने क्या क्या गलतियां की। हल्का सा ढलान होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी बाहर आना चाहिए। वो तब आएगा जब हल्का सा ढलान होगा। आपने देखेंगे क्यारो वगैरह की सीधी होती है उसको थोड़ा सा तिरछा करें। और टेरिसेस ना बनाए। टेरिसेस में क्या प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि एक तो जमीन वेस्ट होती है, जो आपका खड़ा भाग गया उसमें जमीन में आपका कुछ इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत सारा भाग खराब हो जाता है। दूसरा क्या होता है, सनी साइड में आप देखेंगे जब धूप पड़ती है ना, अगर ये टेरिस है ना तो यहाँ से धूप सुखाएगी इस धड़ को, तो वो सूख के पीछे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी। अगर आपके पास पूरा एक खेत है तो निचला भाग ज्यादा सूखेगा और पीछे तो सूखेगा ही नहीं जी। तो इसके लिए भी आप ये चीज कर सकते हैं कि आपको टेरिसेस पे कम जाए। अगर बहुत ही खड़ा है, नहीं है पॉसिबिलिटी, तब आप टेरिसेस बनाएंगे जी। तो दूसरी बड़ी बात है कि आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा का ज्ञान क्या होना चाहिए कि आप एक फोन लेंगे, कंपास लेंगे, या मेरी तरह इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसमें कंपास ऑलरेडी है। तो जब आप कंपास लेंगे तो मेरे को लगता है मुझे दिखाना चाहिए फोन 5 जी का मोबाइल अगर किसी के पास है तो वो कृपया करके लौटा दे। ये डेमोस्ट्रेशन हम लोग लाइव करने वाले हैं डायरेक्शंस का, खास तौर पे यहाँ पर जो है आपका कंपास है जी। आप फोन में डाउनलोड करेंगे कंपास,
जी। अब आप देखेंगे कि इसको जैसे डाउनलोड करा आपने तो कहाँ आपने सेट करना है। जी अगर आप देखेंगे यहाँ पर एन नॉर्थ है, ये है, जी ठीक है जी। तो आप ये डिग्री आप यहाँ देखते रहेंगे, ये हिल रही है नॉर्थ ईस्ट करके 24, 20, 25। ये देखिए आप 0 डिग्री नॉर्थ आ गया यहाँ पे। जी। यहाँ देखेगा आप नीचे 0 डिग्री, 0 डिग्री नॉर्थ उसने शो कर दिया, अभी शो कर 1 दिया। डिग्री नॉर्थ हो गया है। हाँ चलो एग्जैक्ट लगभग ये यहाँ 0 डिग्री नॉर्थ है। तो जो यहाँ अगर हमें यहाँ पर प्लांटेशन करनी है तो हमारा अब सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, नॉर्थ मेरी साइड है और आपका साउथ उधर है। तो जो यहाँ पर प्लांटेशन होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। मतलब आप जो पौधा लगाएंगे वो नॉर्थ से साउथ की ओर पौधा टू पौधा लगाएंगे। मतलब इस तरफ को आपको बढ़ते रहना है। लाइनें इस साइड को लगेगी, जो लाइन हम लगाते हैं। मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ तो लोग ऐसे करके नापेंगे ना, मगर ऐसे को लगनी चाहिए यहाँ नॉर्थ साउथ। मतलब ये इस तरफ को प्लांटेशन और जो होनी चाहिए। रोड टू रोड डिस्टेंस रहेगा, जो आपका वर्किंग स्पेस रहेगा, वो आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर रहेगा। मतलब इस तरफ को डिस्टेंस करना है, इस तरफ को प्लांटेशन होनी है। इसमें साइंस कहाँ इन्वॉल्व है और क्यों ऐसा किया जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज जब लगी गए बोलने तो ढंग से बोले। जी। आप एक चीज समझिए, सूरज कहाँ से आता है। मैंने आपको लाइट की उपयोगिता बताई अभी। मान लो आप गोपाल भाई आप खड़े, गोपाल जी आप यहाँ खड़े हो जाइए, आज आपको बड़ा इस्तेमाल कर दिया हमने। हम दोनों यहाँ खड़े, ये हमारे पौधे की वो है जी, ये पौधा इस तरफ का है। आपका ईस्ट यहाँ है जी, वेस्ट उधर है जी, जब ईस्ट की सुबह की धूप आएगी जी, वो कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर। यहाँ फिर ऊपर चढ़ेगा सूरज, जी, फिर यहाँ आएगा, फिर सीधा आएगा यहाँ सर पे जाएगा, फिर इधर जाएगा। जी। तो जो एक पौधा है उसको चारों साइड से हमने लाइट दे दी, सुबह से लेकर शाम तक उसको धूप मिलेगी। दूसरी बड़ी बात है कि आपको ध्यान क्या रखना है। अब एक जो क्वेश्चन आता है कि पौधा टू पौधा, रो टू रो डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मैं तो बात साइंस के साथ ही करूंगा, बाकी छोटा मोटा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो थंब रूल है जी, उसको डिसाइड करने का, अगर तो आप M9 रूट स्टॉक वगैरह पे काम करें तो वो तो आपके 15 और 17 सेंटीमीटर में पौधा लगता है, पौधा टू पौधा बिल्कुल क्लोज लगते हैं। जी। मगर अगर आप सीडलिंग पे बात करते हैं तो आपको देखना है कि आप पौधे को कितना कंट्रोल कर सकते जी। हैं। मैक्सिमम जो अगर आप नॉन स्पर की बात करें, किंग रॉड, जेरोमाइन इस टाइप की बात करें या गाला की बात करें, तो आपको 6-7 फुट पौधा टू पौधा सीडलिंग पे तो एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा, पौधा टू पौधा, ताकि क्योंकि अगर 3-3 फुट ब्रांचेस भी अगर उसकी जाती हैं, तो आपस में वो ना करे। और फिर आती है रो टू रो डिस्टेंस, वो निर्धारित आप और मैं नहीं करेंगे नंदन जी, वो निर्धारित बागवान करेगा। बागवान जिस दिन पौधा लगाता है उस दिन उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने अपने पौधे की हाइट कितनी लेनी। मान लो बागवान ने सोचा कि मैं 6 फुट पे पौधा कंट्रोल करना है, हाइट जी, 6 फुट से ऊपर नहीं चाहिए, तो रो टू रो आपका 6 फुट रहेगा। बागवान ने सोचा कि मेरे को चाहिए 15 फुट, तो रो टू रो 15 फीट, 15 फुट डिस्टेंस रहेगा। बागवान ने सोचा कि 25 फुट लूंगा जी, तो रो टू रो 25 फीट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मान लो मैंने 6 फुट की हाइट पकड़ी कि हाइट लेनी है, यहाँ जब सूरज पड़ेगा ना वो वाला यहाँ पे जी, तो मेरी जो ये छाया है उस पौधे के बेसिन में पड़ेगी, बिल्कुल परे वाले का जो वो प्लांट है। पौधे के ऊपर शेड नहीं करेगा। जी जी जी। इसीलिए बागवानों को अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो कम से कम आपको 10 से 12 फुट डिस्टेंस रखना चाहिए, रो टू रो। हाँ, सीडलिंग पे अगर हम बात करें। बिल्कुल। वैसे तो M9 वगैरह पे भी आपको 10 फुट रखना पड़ता है, क्योंकि M9 की जो ट्रेलिस के साथ आप लगाते तो लगभग 10 और 11 फुट की हाइट के साथ चलते हैं जी, और फिर आपको एक बीच में वर्किंग स्पेस भी मिल जाता है जी, तो लाइट का बड़ा रोल है। जब आप ये चीजें समझेंगे तो आपकी बीमारियां भी कम आएगी बगीचों में। जी। और जो रूट रॉट, फिर से वही रूट रॉट वाली बात आती है, जब आपकी मिट्टी पर धूप पड़ेगी नहीं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज की होती है वो सैनिटाइज करती है सॉइल को, जी। तो धूप तो पहुंच ही नहीं रही, बिल्कुल सही बात। तो ऊपर से ह्यूमिड कंडीशन बनी, नीचे मॉइस्चर है तो ह्यूमिडिटी बनी। ह्यूमिडिटी में आपको पता है कि फंगस जो होती है वो ह्यूमिडिटी मल्टीप्लाई करती है, ये तो हम सीख चुके हैं। धूप का बड़ा रोल है। तो ये पांचटा जी मुझे लगता है कि पूरा डिटेल में, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो इंतजार में हैं, उन्हें भी बड़ी सारी जानकारी आपसे चाहिए। अभी बहुत कुछ आज छूट गया है। यहाँ आने के बाद 1-2 बीमारियां थी जिसको हमें डिस्कस करना था, वो भी मुझे लगता है कि शायद वो स्ट्रीम आज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राफ्टिंग के रिजल्ट्स थे वो भी हम आपको दिखाना चाहते थे, वो भी काफी दूर जो है हमसे रह गया है। लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं कि इस पे भी ग्राफ्ट हुआ है। ये ग्राफ्टिंग के बेहतर ग्राफ्टिंग के रिजल्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एक जो वीडियो है वो लगातार डिम्पल पांचटा जी ने हमसे साझा भी किया था। अच्छा, एक सवाल मैं ले ही लेता हूँ कि 7500 फीट की हाइट पर जो है कौन सा स्पर बेहतर है। पांचटा जी, एक सवाल मैंने अभी जैसे ही देखा स्ट्रीम में, बहुत से लोग जो है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज इतने लोग वो
कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड है, लोग स्ट्रीम छोड़ना नहीं चाहते और हम आपको नहीं छोड़ना चाहते। हम भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है नंदन जी, क्योंकि हम दोनों पब्लिक लाइफ में है दोनों। बिल्कुल तो सही हमारा बात है। कर्तव्य है कि भाई हम लोगों को पूरी जानकारी। अब बात आती है वैरायटी सिलेक्शन की। आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप लो हाइट में काम करें जी तो जो दो टाइप के कलर में आते हैं सेब, एक तो आता ब्लश कलर, आप जी। देखेंगे बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाता है, जैसे स्कारलेट, जेरोमाइन, आपने देखा होगा, जी जी। बिल्कुल लाल हो जाता है एकदम। अच्छा, और एक देखा होगा आपने स्ट्राइप्ड कलर में, जिसमें झिरिया पड़ती है, जी। जैसे हमारा रेड चीफ हो गया, सुपर चीफ हो गया, ऑर्गेन स्पर 2 हो गया, हमारे हैपके हो गया, अली रेड 1 हो गया, इसमें झिरियों में आता है। तो एक चीज आप मोटा तौर पे सिंपल भाषा में मैं बताऊंगा, जिसका कलर एकदम ब्लश आता है, वो आप 6500 से नीचे नीचे लगाएंगे। जिसमें कलर बहुत पूरा ज्यादा आता बेहतर आता है, वो हाई कलर 6500 से स्ट्रेन है। नीचे नीचे। हाँ, नीचे नीचे, क्योंकि यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है साइज की। अब बात आती है कि जो आपकी 6500 से ऊपर, 7000 से ऊपर, कौन कौन सी, जो तो आपकी 8000 से ऊपर की चलेगी, 7,500-8,000 से ऊपर की हाइट चलेगी, लगभग 7000 पकड़ो मोटा तौर पे, 7 से ऊपर की। वहां तो जो अभी इस पर नॉन स्पर में जो सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वो हैपके वैरायटी है, जो उसको किन्नौर वाले बहुत पसंद कर रहे हैं और हमारे टॉप हाइट वाले भी बहुत पसंद कर रहे हैं जी। और सेब बहुत अच्छा आ रहा है। और दूसरा जो सेब आ रहा है उसी के पैरेलल में 8000 की बात 9000 की तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बात वही करूंगा जिसमें हमने रिजल्ट देखे जी। अपने बगीचों में। तो जो हमारी लास्ट एलिवेशन है वो हमारी 7200 से लेकर 8300 के आसपास है, मेरे कजन की भी, जहां हमने रिजल्ट देखे। तो अर्ली रेड 1 बहुत ही बेहतर वेराइटी है। चलिए जी, अर्ली रेड 1 बहुत अच्छी वैरायटी। अब एक नंदन जी, एक छोटी सी बात यहाँ मैं क्लियर कर दूंगा जी। ये जो दौड़ और ये जो चीजें देखी आपने, ये दौड़ तब से आई जब से हम लोग इटालियन से जुड़े, इटली से जब हम इम्पोर्ट करने लगे। जी। आपको मैं एक जानकारी बताना चाहूंगा, जो ये वैरायटी मैं अच्छी बोल रहा हूँ, स्कारलेट 2 आपने सुना होगा, मैं भी बोलता हूँ और भी बोलते हैं कि जबरदस्त सेब है। और आपने अभी सुना कि भाई अर्ली रेड 1, आपने सुना कि ऑर्गन्स पर, आपने देखा कि ग्रेनी स्मिथ बड़ा अच्छा बिक रहा है। आपको पता है ये वैरायटी कहाँ की? यूएसए की। अमेरिका से जो भी वैरायटी आई वो नंबर 1 आज भी है, तब से लेकर जब से आई। जी। इटालियंस को, ये बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, इटालियंस को पूरी दुनिया में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, ड्यू टू उनकी ईमानदारी। आप उसमें इन्वॉल्व कर दो, चाहे उनका काम करने का तरीका और रिसर्च का काम, क्योंकि उनकी रिसर्च नहीं है वैसी जैसी हमारे को चाहिए। यूएसए जो रिसर्च अपने काम पे करता है, आपने एक अभी सेब देखेगा आप कुछ टाइम के बाद, कॉस्मिक क्रिप्स करके आ रहा है, तो शायद वो एक ऐसा नायाब सेब होने वाला है जो चेंज लाएगा इस इंडस्ट्री में। 1997 में के लगभग उन्होंने उस पर रिसर्च शुरू करी थी, और फार्मर को कब दिया गया? 2017 और 18 में, और एक रॉयल्टी के साथ दिया गया, क्योंकि वहां के उनके नॉर्म्स अलग है। तो उसके बाद वो कुछ बागवान उगा रहे हैं। उसका खूबी क्या है? एक तो वो लाल सेब हट रहा है बाजार से, एक तो वो लाल है देखने में, दूसरा उसका जो टेस्ट है ना, वो गाला और फ्यूजी से मेल खाता है, खट्टा मीठा जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो हेल्थ के लिए भी है और इतना शानदार। अभी मैं परसों ही एक देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक चंदेल सर है जो रिटायर्ड हो चुके हैं हमारे ठेव के, हमारे अच्छे मित्र है, बहुत अच्छे इंसान है, आपने देखे होंगे, उन्होंने डेमो प्रूनिंग ट्रेनिंग भी लगाई थी अभी कैंप्स, तो उनको भी ऑफर किए गए थे 2 फ्रूट, उसके फोटोग्राफ्स भी आए थे आपने सोशल। तो जो यूएसए है वो बहुत ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता अपनी रिसर्च पे, इसीलिए उनकी वैरायटी फेल नहीं होती। और अर्ली रेड 1, स्कारलेट 2 2006-07 में हमारे पास आ चुका था, 2022 आ गया, आज तक एक फ्रूट में भी चेंज नहीं पाया गया उसमें। और जबकि आप देखेंगे इटालियन जो वैरायटी या दूसरी कंट्री से हमारी जो वैरायटीज आ रही है, वो एकदम अपना कैरेक्टर चेंज कर रही है जी। 5-6 साल के बाद उसमें कलर आना कम हो रहा है या परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए अभी सरकार ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि जो यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं पौधे, हम भी सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि वो एक अच्छी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन सेट करे अपना, जहां से इंडस्ट्री की ओर जाए। और ये वैरायटी की दौड़ तब से आई जब से दूसरी कंट्री पे आप देखेंगे गेल गाला भी आज बहुत सारे लोग उगा रहे हैं, कब का गाला आ चुका है। तो आपको ये समझना होगा कि यूएसए की वैरायटी हमारे को ज्यादा सूटेबल कर रही है और परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। तो आपको वैरायटी सिलेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, पुराना ना सोच के ये आप नकार नहीं सकते वैरायटीज कि पुरानी हो चुकी है वैरायटी। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और बागवानी में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। तो आज हमसे जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स से जुड़ने के लिए
आपकी जो एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहती है वो हमेशा ऐसी बरकरार रहे और आने वाले समय में रूट रॉड जिसका हम बड़ा एक जिक्र जो है वो लगातार रहता है, राजेश खिमटा और डिंपल पांचटा दोनों को लेकर बागीचे में उस विषय में आपसे फिर मिलेंगे। और अभी इसी ऑर्चर्ड में आते वक्त हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था, उसको डिटेल्ड आउट करेंगे एक दिन, क्योंकि मुझे लगता है कि बागवानी मेरी भी प्राथमिकता है और पांचटा जी की तो है ही, और हम चाहते हैं कि सभी बागवानों तक सीधी और सटीक जानकारियां पहुंचनी चाहिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार है डिंपल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इतना लंबा समय स्क्रीन पर रहना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब पांचटा जी से बात करने लग जाते हैं तो फिर ये भी नहीं हटते, और हमें तो हटने की वैसे ही आदत है नहीं। तो हम चाहते हैं कि जितना डिटेल्ड में आप तक जानकारी आ सके वो डिटेल्ड में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज त्रिलोक ठाकुर जी की बाहें पूछ रही होगी हमको कहाँ फंसा दिया भैया, और इतनी थकान मुझे लगता है कि शायद आज त्रिलोक जी को हो गई होगी। लेकिन जेवीएन विजन टीवी बागवानी को आगे ले जाने में कभी नहीं थकेगा। आपकी समस्याएं जब भी उठानी होगी, हमारी बाहें हमेशा आपके साथ, बाहें से बाहें मिलाकर हम लोग जो है हाथ से हाथ पकड़कर आपके साथ चलेंगे, ये हमारा वादा है। आने वाले समय में इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहें जेवीएन विजन टीवी के साथ, साथ ही सहयोगी त्रिलोक ठाकुर के साथ और गोपाल जी के साथ, संजीवनी सहारा समिति के साथ। मैं अलविदा आपको कह रहा हूं, जाने से पहले एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं कि संजीवनी सहारा समिति जहां लोगों की सेवाओं में जो है वो अग्रणी रहती है, वहीं एक बहुत बढ़िया क्रिकेट टूर्नामेंट आपके लिए ये लेकर आ रहे हैं। उसका एक वीडियो आज मैं जारी करूंगा अपने चैनल पर भी, आज अपडेट हुआ आप तक पहुंच जाएगी, वहां पर भी आप जरूर जुड़िए। उससे पहले मुझे लगता है क्रिकेट संजीवनी से पहले वही लाल गेंद का कमाल क्रिकेट क्रांति, वहां भी आप बने रहें जेवीएन विजन टीवी के साथ। तो हमारी मुस्कुराहट तो हमेशा बरकरार है, अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो हम तो ऐसे ही रहेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ नमस्कार।